चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप आपको ये देखना है कि अगर आपको स्टॉक्स में काम करना है, जैसे आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है, तो आपका क्राइटेरिया क्या होगा कि आप क्या देख के आ रहे हो मार्केट के अंदर। क्या आप दूसरे लोगों को देख के आ रहे हो, या आप अपनी स्टडी करके आ रहे हो, या आप यूएस मार्केट को देख के आ रहे हो, या वहाँ के जो ट्रेडर्स हैं, जैसे विलियम ओनेल हो गए, मार्क मिनर्विनी हो गए, डैन जेंगर हो गए, उनकी ट्रेड्स को देख के आ रहे हो। मतलब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप जो काम कर रहे हो, आपका जो क्राइटेरिया है, आपकी जो एंट्री है, एग्जिट है, वो किस किस चीज पे बेस्ड है। तो अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है या कोई भी ट्रेडिंग आप करते हो, तो सबसे पहले आप क्या करते हो कि बैक टेस्ट करते हो कि क्या ये चीज पहले काम करी है, जो कि अब काम करेगी। क्योंकि मार्केट में क्या चीज होती है कि हिस्ट्री रिपीट करती है इटसेल्फ, कि जो पहले हुआ था वो आज होगा, वो कल होगा, वो 100 साल बाद भी होगा। तो उसके लिए अगर हमें स्विंग ट्रेडिंग करनी है, उससे पैसे बनाने हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि हम जाके पास्ट विनर्स को पढ़े, ये देखें कि कैसे पिछले जो बुल मार्केट्स हुए थे वहां पर स्टॉक्स ने कैसा बिहेव किया था। वहां से फिर हम उन स्टॉक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को निकालेंगे कि यार अच्छा, ये जो स्टॉक है, ये इन स्टॉक्स के अंदर क्या है कि ये स्टॉक्स जो है आउट परफॉर्म किया स्टॉक्स ने मार्केट को। ये स्टॉक्स ऐसे हुए जो 100% 200% का रिटर्न दिया। और कैसे स्टॉक चलते हैं, कौन से स्टॉक चलते हैं, स्टॉक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं, ये सब आपको एक तरीके से स्टडी करना पड़ेगा अपनी ट्रेडिंग शुरू करने से पहले। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो होगी आपकी पास्ट विनर्स को पढ़ना। कि पास्ट विनर्स को पढ़ेंगे हम, उसके बाद देखेंगे कि पास्ट विनर्स में से ऐसा क्या चीज थी उस टाइम, कि वो जो उस टाइम के स्टॉक थे उन्होंने मार्केट को बहुत ओवर परफॉर्म किया था और आउट परफॉर्म किया था, और 100%, 200%, 300% का रिटर्न दिया था। ठीक है। तो ये लिस्ट मैंने पहले भी शेयर की हुई है चैनल पे, जो कि गेनर्स की है 2011 से 22 तक और 25 तक। बट हम 2022, सॉरी 2020 से ही शुरू करेंगे, क्योंकि तो इससे पहले जो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी थी वो बहुत कम थी। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये हम अगर देखते हैं FY20 में लिक्विडिटी जो मार्केट में थी, कैश मार्केट के अंदर, इक्विटी मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी थी वो 34,000 करोड़ की। ठीक है। उसके बाद FY21 में वो 42,000 करोड़ आ गई, FY22 के अंदर 66, देन 53, और FY25 में अंदर 1 लाख करोड़ से ऊपर की लिक्विडिटी हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोविड आया, कोविड के अंदर क्या हुआ कि लोगों के पास काम नहीं था, या लोग घर बैठे थे। और वहां से जब एक इन्फ्लुएंसर से या मार्केट जब चला, तो मार्केट में रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ने लगा। तो जैसे जैसे रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ा, उसके साथ जो इंफॉर्मेशन। Just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder why, I wonder. Oh, for sure. No good, girl. ओके। तो ठीक है, आवाज आ रही है? एक बार आप दोबारा, अगर आवाज आ रही है तो एक बार चैट में लिख दीजिएगा। ओके ओके ओके। ठीक है। तो क्या हुआ है मार्केट के अंदर, ये जो लिक्विडिटी थी वो लिक्विडिटी बढ़ गई, रिटेल पार्टिसिपेशन आया, जो इंफॉर्मेशन की शेयरिंग जो होने लगी ट्विटर पे, टेलीग्राम चैनल्स के ऊपर, वीडियो यूट्यूब के ऊपर। तो उससे क्या हुआ, जब पहले एक स्टॉक चलता था तो उसके अंदर सिर्फ वही लोग काम करते थे जो मार्केट में, मतलब मार्केट में काम करने के लिए आए थे, या जिनको काम करना था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि लोगों को एक इजी मनी वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि मार्केट बढ़ रहा है, मार्केट में आओ, आपको ट्विटर पर, टेलीग्राम पर स्टॉक्स मिल जाएंगे कि ब्रेकआउट स्टॉक, 1 ईयर ब्रेकआउट, 2 ईयर ब्रेकआउट, 3 ईयर ब्रेकआउट वाले स्टॉक। उनसे क्या हुआ कि अच्छी चीज ये हो गई कि जो स्विंग ट्रेडर्स है उनके लिए लिक्विडिटी आ गई। ठीक है। इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि कैसे
2022 के जो स्टॉक्स हैं वो डिफर करेंगे 2020 के स्टॉक्स जो अच्छे चले थे। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट ये है, हमें 2011 के बाद के स्टॉक नहीं देखने हैं। हमारे पास डाटा है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, मैंने शेयर भी किया हुआ है। ठीक है, 2011 से और 2000 पूरा 2025 तक। बट हम जो स्टडी करेंगे वो 2020 के बाद से करेंगे। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी उसके बाद ही आने आने शुरू हुई थी। 2020 से पहले मार्केट में इतनी लिक्विडिटी थी नहीं। अच्छा, 2020 के बाद भी 2022-23 का जो मार्केट था उसके अंदर अगर आप स्टॉक देखोगे तो उन्होंने बहुत अच्छा, लाइक जब वो ब्रेकआउट देते हैं तो ये नहीं कि भाई वो 5-10% का ब्रेकआउट देते हैं। देखिए, वो ब्रेकआउट लंबा ब्रेकआउट देते हैं, 100% का, 70%, 100%। तो ये क्या हुआ कि जैसे जैसे रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ा, इंफॉर्मेशन की जो शेयरिंग थी वो बहुत आसानी से होने लगी, वो बहुत ज्यादा पब्लिक को होने लगी। पहले 2-3 करोड़ ही आई थिंक हमारे पास डीमैट थे, वो डीमैट भी डबल ट्रिपल हो गए। तो उससे क्या हुआ कि रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ा, और उससे जो वॉल्यूम्स है वो आनी इंक्रीज हुई। जैसे अगर आप देखो कि ये अगर कोई स्टॉक है, ये नॉर्मल टाइम के अंदर अगर ब्रेकआउट करता, ठीक है, नॉर्मल टाइम में ब्रेकआउट करता तो हो सकता है ये यहाँ से और यहाँ तक 20-25% का चल के रुक जाता। ठीक है, हो सकता है यहाँ रुक जाता, अपने 20 मूविंग एवरेज के पास आता। बट क्योंकि इंफॉर्मेशन शेयरिंग इतनी ज्यादा हो गई, रिटेल पार्टिसिपेशन इतना बढ़ गया कि स्टॉक जो है 70-80% के एक्सप्लोसिव मूव देना शुरू करती है। तो इसलिए हम 2020 के बाद के ही स्टॉक पढ़ेंगे, और उससे पहले के अगर आपको स्टडी करने हैं तो वो भी आप कर सकते हो। तो हम निकालते हैं 2020। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये लिस्ट जो है आप कहीं और से निकालो, या मैंने दी हुई है वो शेयर कर लो। आपको कुछ नहीं करना, 2020 के विनर्स निकालने हैं। और इसमें जाना है आपको, यहाँ पर गो टू के ऊपर जाकर आपको सिलेक्ट करना है अप्रैल 2020, सॉरी ये 2020 है तो ये 2019 से, FY20 का मतलब हो गया 2019 अप्रैल से 2020 मार्च। तो हम कोविड के बाद का हमें देखना है, क्योंकि लिक्विडिटी कोविड के बाद आना शुरू हुई थी, तो हम FY21 से शुरू करें, ताकि हम कोविड के बाद की लिक्विडिटी को ट्रैक कर सकें, देख लें यहाँ से। ठीक है जी। अब इनमें दिक्कत क्या है कि बहुत उस टाइम बहुत छोटे स्टॉक थे, इनके अंदर लिक्विडिटी ना के बराबर है। ठीक है, तो इनको हम रहने देंगे, क्योंकि ना इनमें हम ट्रेड कर सकते। ये अपर सर्किट टू अपर सर्किट चलते हैं, तो इनको हटा देंगे। फिर देखेंगे नेक्स्ट, ये भी देखो वैसा स्टॉक है, इसको भी रहने देंगे हम। देखो ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो ये जो बनी बनाई लिस्ट मिलेगी ना आपको, इसकी ये दिक्कत है कि इस बनी बनाई लिस्ट के अंदर उन्होंने क्या कर रखा है कि सीधे सीधे छोटे स्टॉक आपको मिल जाएंगे, क्योंकि वो 200-300% सर्किट पे सर्किट सर्किट पे सर्किट लगाकर वो रिटर्न दिखता है। बट इन ट्रेड्स में दिक्कत ये है, इन स्टॉक्स के अंदर आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो इससे अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं एक चीज आप कर सकते हो, मैं आपके साथ ये लिस्ट शेयर कर दूंगा। ये है NSE के टॉप 1000 शेयर्स की। आपको क्या करना है, ये टाइम आपको लगेगा, टॉप 1000 शेयर्स में जाएंगे, सबसे ऊपर मान लो ये स्टॉक है। अब ये तो लिस्ट हो गई कि आपने, आपको किसी ने शेयर कर दी। ठीक है, एक होगी आप अपनी अपनी लिस्ट खुद बनाओ। तो जो आप अपनी लिस्ट खुद बनाओगे उसके अंदर आपको और ज्यादा चीजें देखने को पता लगेगी, और ज्यादा चीजें सीखने को पता लगेगी, जो ना कि जो लिस्ट आपको पहले से शेयर की हुई है। तो इसके अंदर दिक्कत क्या होगी, जैसे FY21 की लिस्ट है, इसके अंदर ये जो स्टॉक्स है ये इलिक्विड नेम्स है, ये सारे लिक्विड नेम्स हैं। तो इनमें से फिर आपको लिक्विड नेम्स देखने पड़ेंगे। जैसे BPL है, BPL हो सकता है लिस्टेड लिक्विड नेम हो, पर नहीं, देखो सारे लिक्विड नेम है। हाँ, ये एक थोड़ा लिक्विड नेम था। ठीक है, बट अब देखो आप जैसे जैसे ये देखोगे, भाई ये सारे इलिक्विड नेम थे, आपने लिस्ट में से इन सबको हटाना शुरू किया। ठीक है, फिर नीचे आए आप, मान लो आपने ये देखा कि PGL है, ये भी उस टाइम इलिक्विड था, तो भी आप हटा दोगे। ये सारे आप नाम्स हटाने लग गए, जो जो इलिक्विड नेम्स है, सारे इलिक्विड है। ठीक है,
जो लिस्ट आपको मैं शेयर करूंगा, जो बनी बनाई लिस्ट है जो मैंने भी कहीं से डाउनलोड की है, उसमें दिक्कत ये होगी आपको। अगर आप इन लिस्ट में ही काम करना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है, इनमें काम कर सकते हो, इनमें आप स्टडी कर सकते हो पास्ट विनर्स को। अपनी लिस्ट बनाना चाहते हो, वो सबसे अच्छी होगी कि आप अपनी लिस्ट बनाओ। उसके लिए आपको क्या करना है, एनएससी के टॉप 1000 शेयर्स की लिस्ट में शेयर कर दूंगा आपको। आपको जाना है गो टू पर, और आपको वही डेट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको निफ्टी स्मॉल कैप को ऐड कर देना है। देखो यहाँ पर, उसके बाद आपको टर्न करना है इसको कैंडल से, ठीक है। देखो अब क्या होगा कि आप अपनी लिस्ट खुद प्रिपेयर करोगे। वो लिस्ट थी, वो बनी बनाई लिस्ट थी। अब आपको अपनी लिस्ट खुद प्रिपेयर करनी है कि कैसे उस टाइम मार्केट क्या कर रहा था, और कैसे स्टॉक्स ने बिहेव किया। देखो, अगर हम सिर्फ जो बनी बनाई लिस्ट को यूज करेंगे तो हमें ये नहीं पता लगेगा कि उस टाइम मार्केट क्या कर रहा था। हो सकता है कोई स्टॉक ब्रेकआउट दे, लेकिन उस टाइम जब उसने ब्रेकआउट दिया, या हम उसको एंटर करते या नहीं करते, क्योंकि हो सकता है निफ्टी जो स्मॉल कैप 100 है, वो हो सकता है 20 मूविंग एवरेज से नीचे हो। तो अगर 20 मूविंग एवरेज से नीचे रहा तो हम तो बाई नहीं करेंगे। और उसी टाइम हो सकता है उस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया हो, तो वो चीज आपसे मिस हो जाएगी वहां पर। यहाँ क्या होगा कि आप अपनी लिस्ट खुद बनाओगे। तो जैसे ये हो गया, मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करूंगा। मुझे देखना है क्या स्टॉक के अंदर मूव आया था अगली 1 साल के अंदर, मतलब 2021 तक। ठीक है, यहाँ रोक दूंगा मैं। अब हर स्टॉक को मैं ऐसे चला कर देखता हूँ। ठीक है, इसमें मूव नहीं आया, क्या इसमें मूव आया था? हाँ, बट इतना अच्छा मूव नहीं था कि मैं इसको ट्रेड करूँ। इलिक्विड में मैं, तो ये जो लिस्ट है, ये ऐसे आपको, आप अपनी लिस्ट प्रिपेयर करोगे। देखो, किसी की बनी बनाई चीज को यूज करोगे और अपनी चीज बनाओगे, तो जो अपनी चीज आप बनाओगे उसमें आपको ज्यादा चीजें सीखने को मिलेंगी। उसमें आपको ज्यादा, मतलब एक होता है ना, रो इनसाइट्स मिलेंगी। किसी की बनी बनाई चीज के ऊपर काम करोगे, या जैसे मान लो मैं स्टॉक्स बताता हूँ उन पे काम करोगे, या उससे क्या होगा कि आप अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बना पाओगे। जैसे मैं मान लो एक तरीके से ट्रेड करता हूँ, टाइप ए से ट्रेड करता हूँ, ठीक है, कोई टाइप बी तरीके से ट्रेड करता है, कोई किसी तरीके से ट्रेड करता है। तो अगर आप किसी के बनाए बनाए बनी बनाई चीज को लोगे, तो ये होगा कि आप अपनी चीज नहीं बना पाओगे। आप उनसे ये सीख लो कि आपने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई, वो कैसे बनाई। फिर आप जो है अपनी स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से बनाओ। कोई हो सकता है कि 5 EMA को स्टॉप लॉस मानता हो जैसे मैं, कोई हो सकता है 10 EMA को मान के चले, कोई हो सकता है 20 EMA को मान के चले। तो अगर आप मुझे फॉलो करोगे तो आपको जबरदस्ती, आपके नेचर में तो है आप 20 EMA को फॉलो करो, बट आप जबरदस्ती आपको 5 EMA को फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको कैसे जीरो से काम करना है, कि आपको यहाँ से काम करना है, ताकि आपको किसी की लिस्ट के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। आप अपनी लिस्ट खुद बनाओ। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये आई थिंक फ्री वाले जो ट्रेडिंग के अंदर भी फीचर्स होते हैं ये। हाँ, आपको काम करना पड़ेगा, बस आप ये देखो उसके बाद। ठीक है, आप देखते जाओ नीचे कि कौन सा स्टॉक उस टाइम चला था। ठीक है, ये चला था बट इतना नहीं कि आप इसको बाय कर सको। ये देखो, आप देखो, ये स्टॉक जो है वो आपको दिख रहा है। यहाँ देखो वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स टैग मैंने आपको बताया था कि आपको वॉल्यूम्स टैग पे ध्यान रखना है। ठीक है, एक बार देखते हैं कि इसने आगे अच्छा मूव दिया था कि नहीं। क्योंकि ये मैंने सारे स्टडी कर रखे हैं, इसलिए मैंने अपनी सारी जो है वो ड्रॉ कर रखी है लाइन्स वगैरह। देखो, अब हो सकता है कि हाँ, यहाँ पर कुछ ना कुछ आप, अगर आप देखो कि जो स्मॉल कैप इंडेक्स था उसने अपना जो कोविड से पहले का लो तोड़ दिया यहाँ, और उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी दीपक फर्टिलाइजर दे रहा है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, अब आपका दूसरा काम क्या है? पहला काम तो आपको ये करना है कि अपनी जो लिस्ट है वो अपने आप बनानी है। किसी की लिस्ट के ऊपर आपको डिपेंड नहीं होना है।
मैंने जो लिस्ट शेयर की है उस पर आप डिपेंड हो सकते हो, बट मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप वैसे करो जैसे मैंने किया था, कि अपने लिस्ट खुद बनाओ, ताकि आपको अपना नेचर ही पता लगे कि यार मैं 5 EMA को स्टॉप लॉस लेके चल सकता हूँ, या 50 EMA को लेके चल सकता हूँ, या 20 EMA को लेके चल सकता हूँ। अब आपका काम क्या हो गया, आपने दीपक फर्टिलाइजर को चूज किया, बाकी इन सबको आप हटा देना। मैं तो ये लिस्ट को रखना चाहता हूँ, आप इस सबको हटा देना, दीपक फर्टिलाइजर को। अब आपका क्या काम है आपका, अब आपको करना है कि आपको यहाँ जाना है। ठीक है, दीपक फर्टिलाइजर के आपको देखने हैं कि पीयर्स ग्रुप के अंदर क्या चल रहा था उस टाइम, SRF। अब आपको देखना है कि SRF क्या कर रहा था। देखो, अच्छा मूव है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सेक्टर के अंदर पूरा मूव आ रहा है। ठीक है, टाटा केमिकल, देखो टाटा केमिकल चल चल पड़ा। देखो, अब हमारी जो लिस्ट के अंदर देखो, क्योंकि हम ऊपर से देखते आ रहे थे दीपक फर्टिलाइजर ऊपर आ गया, तो हमने दीपक फर्टिलाइजर से टाटा केमिकल्स को ढूंढ निकाला। ऐसा भी हो सकता था कि इस लिस्ट में अगर हमें यहाँ कहीं टाटा केमिकल्स का पता लग जाता, तो हम टाटा केमिकल से दीपक फर्टिलाइजर का भी पता लगा लेते। बट इम्पोर्टेंट क्या है, क्या समझ में आना चाहिए आपको कि कैसे पूरा सेक्टर एक साथ मूव कर रहा है। ठीक है, इससे एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी कि सेक्टर मूव करता है, सेक्टर के अंदर पैसा फ्लो होता है। मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्यों बताता हूँ सेक्टर को, मार्केट इन्वायरमेंट भी कभी खराब हो और सेक्टर के अंदर पैसा फ्लो हो रहा हो, तो भी आप पैसा बना सकते हो। सेक्टर एंड देन नीचे अगर आप देखो तो वॉल्यूम, देखो कितनी अच्छी वॉल्यूम आ रही है। अगर मान लो आपने उस टाइम आप मार्केट में बैठे हो और आपने यहाँ कहीं देखा हो कि यार टाटा केमिकल्स के अंदर ब्रेकआउट आया है, तो आप अदर वे अराउंड भी कर सकते थे, कि आप टाटा केमिकल्स को सर्च करते, उसके पीयर ग्रुप्स को देखते, SRF, दीपक, GNFC। ठीक है, जैसे GNF, देखो GNFC में यहाँ अब क्या आपको पता लगा कि टाटा केमिकल्स जो है वो लीडर है, वो सबसे पहले ब्रेकआउट कर रहा है। टाटा केमिकल सबसे पहले ब्रेकआउट दे रहा है, उसके बाद बाकी स्टॉक्स आए। इसका मतलब टाटा केमिकल्स उस टाइम के बुल मार्केट का जो केमिकल्स में आया था उसका लीडर था। बट उसके पीछे पीछे देखो GNFC भी आया कुछ टाइम बाद। ये मैं आपको बिल्कुल रो बता रहा हूँ, आपको किसी की भी जो विनर्स की लिस्ट है वो फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आपको काम जरूर करना पड़ेगा, लेकिन ये विनर्स की लिस्ट आप अपने आप निकाल लोगे। देखो, ये भी उसके बाद कुछ टाइम बाद इसने भी मूव दिया, देखो दिया ना मूव। उसके बाद अगर आप देखो तो गुजरात एल्कली, हम्म, देखो कोई नहीं, ये नहीं चल रहा। आपको सारे ट्रैक करने हैं, GHL, देखो GHL के अंदर भी मूव आया। ठीक है, SRF में भी यहाँ से अगर आप देखो, क्योंकि उस टाइम इतने एक्सप्लोसिव मूव्स नहीं आते थे, हल्के हल्के मूव आते थे। ठीक है, SRF में भी मूव आया, तो इससे आपको क्या पता लगा कि सेक्टर काम करते हैं, सेक्टर के अंदर मनी फ्लो होती है। हाँ, टाटा केमिकल, दीपक फर्टिलाइजर। अब आपने देख लिया SRF भी चल रहा है या GNFC चला, तो अब GNFC के जाके पीयर्स देखोगे। ठीक है, ये सेम ही है। तो ऐसे आपको क्या पता लगेगा कि कैसे सेक्टर जो है, कि कैसे सेक्टर के अंदर मनी फ्लो होती है। यहाँ से आपको समझ में आएगी इंपॉर्टेंस ऑफ द सेक्टर। ठीक है, अगर आप टाटा केमिकल को देखो, तो उस टाइम आप कैसे इसको ट्रेड कर सकते थे, आप ये भी देख सकते हो। ठीक है, आपने देखना है कि यहाँ ब्रेकआउट आया, आप इस ब्रेकआउट को नहीं पकड़ सके, कोई बात नहीं। ठीक है, ब्रेकआउट आ गया। अब देखो कि अब इसमें आप बाद में एंट्री कब ले सकते हो। यहाँ हो सकता है अगर आप यहाँ एंट्री लो, तो इसमें दिक्कत क्या है कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपको अगर डे लो रखोगे तो 7-8% का रखना पड़े, रिस्क है। कोई बात नहीं, आप देखोगे आपको क्या दोबारा एंट्री दे रहा है। दोबारा एंट्री के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखनी है कि अगर बिल्कुल
ब्रेकआउट जोन के बिल्कुल, ये जो ब्रेकआउट जोन थी, ये ब्रेकआउट जोन है, इसके आसपास ही अगर ब्रेकआउट दे रहा है दूसरी एंट्री, तो 5 EMA को टच करना चाहिए एक बार। ठीक है, 5 EMA को टच करके अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो आपको एंट्री लेनी है। अगर थोड़ी सी और ऊपर चला जाए, मान लो यहाँ से ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के 20% के अंदर, तो 5 EMA को टच करके अगर ब्रेकआउट दे रहा है दोबारा, तो आप एंटर कर सकते हो। 20% के बाद आपको 10 EMA का वेट करना पड़ेगा। देखो, इसने अभी तक एंट्री दी नहीं है। मतलब ऐसी एंट्री हम लेंगे नहीं जो कि लीनियर हो, हमें चाहिए एक ऐसा सेटअप जो, जैसे ये लाइन है, तो कहीं ना कहीं जैसे ये कैंडल बनी, ये कैंडल, ऐसे कैंडल बन के ब्रेकआउट आए, ये जो है वो, ये जो कैंडल बन रही है वो ऐसे बन रही है, यहाँ हम ट्रेड भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ ट्रेड करने जाएंगे तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होने की चांसेस ज्यादा है। कोई नहीं, हम देखते हैं क्या एंट्री देगा, नहीं दी एंट्री उसने, अभी तक एंट्री नहीं दी है। तो जिसने यहाँ बाई कर लिया था, उसने यहाँ बाई किया था, अभी तक ही उसको प्रॉफिट दे रहा है। बट इस स्टॉक से हमें क्या पता लगा कि केमिकल एज ए सेक्टर हमें अब जाके देखना है। अब हमें ये देखना है कि अगर 4 स्टॉक ब्रेकआउट दे रहे हैं तो मैं केमिकल सेक्टर के स्टॉक को चूज करूँ। ठीक है, यहाँ तक इसने एक भी एंट्री नहीं दी है। अब आपको यहाँ पर देखना है कि दीपक फर्टिलाइजर कैसे कर रहा है। ठीक है, मूव आना शुरू हुआ है नीचे से दीपक फर्टिलाइजर के अंदर भी। और पहले भी दीपक फर्टिलाइजर देखो, यहाँ से एक 50% का मूव देख चुका था। तो आपकी अब लिस्ट के अंदर दीपक फर्टिलाइजर आ जाएगा, देखो लिस्ट में आ गया। लिस्ट के अंदर आपके SRF आ जाएगा। देखो SRF आ गया लिस्ट में, यहाँ SRF का भी ब्रेकआउट था 5 नवंबर को, और आई थिंक इसी दिन टाटा केमिकल का भी ब्रेकआउट होगा 5 नवंबर को। नहीं, देखो अब क्या हो सकता था, अभी तो हम ये देख रहे हैं कि आज देख रहे हैं 2020 की सिचुएशन को, उस टाइम ये भी हो सकता था कि जब हमने ये देखा कि SRF के अंदर मूव आ रहा है, एस आर एफ ने ब्रेकआउट दिया, तो हम, हमारा ये भी काम था कि हम जाकर देखें कि यार SRF का जो पीयर ग्रुप है वो क्या कर रहा है। SRF के पीयर ग्रुप में हमें टाटा केमिकल मिलता। ये किस दिन की बात है देखो, तो मैं यहाँ ले जाता हूँ फिर इसको। ठीक है, इस दिन SRF में ब्रेकआउट आया था अच्छी वॉल्यूम्स के साथ। तो इस दिन मैं टाटा केमिकल को देखता हूँ क्या कर रहा है टाटा केमिकल। देखो इस दिन आप अगर टाटा केमिकल को देख रहे हो, तो क्या आप इसको वॉच लिस्ट में ऐड नहीं करोगे आप? क्या आप इसको वॉच लिस्ट में ऐड नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। क्यों? क्योंकि ये वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम टैग लगातार। और इसके साथ साथ आप स्मॉल कैप, इसके साथ साथ आप स्मॉल कैप को देखो। यहाँ जो मूव आया था टाटा केमिकल के अंदर, ये स्ट्रॉन्ग मूव था, बट क्योंकि यहाँ से स्मॉल कैप इंडेक्स जो है, स्मॉल कैप इंडेक्स है, तो यहाँ से स्मॉल कैप इंडेक्स पूरा गिरा, इसलिए ये नीचे आया। उसके बाद फिर स्मॉल कैप इंडेक्स गिरा, ये नीचे नहीं आया ज्यादा। और उसके बाद स्मॉल कैप इंडेक्स साइडवेज हो गया और ये अपने ऊपर की साइड चलने लग गया। यहाँ इसका रिजल्ट भी आ चुका है, तो आपकी वॉच लिस्ट के अंदर ही आ जाना था। स्मॉल कैप इंडेक्स को अगर आप देखो तो उसने अपने जो कोविड के पहले के हाई को, हाई के आसपास नहीं गया, लेकिन ये अपने कोविड के पहले के हाई के आसपास घूम रहा है। इसका मतलब इसकी RS रेटिंग भी अच्छी होगी। ठीक है, तो यहाँ से SRF को देख के आपको टाटा केमिकल मिल जाता। ऐसा ही होगा, ब्रेकआउट कोई स्टॉक देगा आपको, वो स्टॉक लीड करेगा सेक्टर की तरफ, फिर उस सेक्टर में से हो सकता है आपको स्टॉक मिले। जरूरी नहीं है कि आप, आपको लगे कि मैं जैसे टाटा केमिकल को देख रहा हूँ तो सिर्फ टाटा केमिकल ट्रेड करूँ, नहीं, आपको जाके सेक्टर में ढूंढना है। तो यहाँ SRF ने आपको टाटा केमिकल की तरफ भी लीड किया होगा। देखो इस दिन अगर आप देखते टाटा केमिकल को, ठीक है, उसके बाद आप वेट करते, देखते कि क्या बिहेव कर रहा है। यहाँ हो सकता है आप एंट्री ले लेते इस दिन। मैं होता तो नहीं लेता, मैं ये नहीं कह रहा, मैं इस दिन एंट्री ले लेता। क्यों? क्योंकि मुझे कैंडल जो है वो पूरी भरी कैंडल चाहिए। ठीक है, इस 1.65% की कैंडल है, मुझे 4-5% की कैंडल चाहिए। उसके बाद इसने मौका ही नहीं दिया। हो सकता है मौका दिया हो सकता है किसी ने एंट्री ली हो यहाँ, बट अगर आपने एंट्री नहीं ली तो कोई बात नहीं। आप, आपने एंट्री नहीं ली तो कोई बात नहीं, बट देखो क्या मूव आया है, एक्सप्लोसिव मूव एकदम। तो ये, इससे क्या आपको क्या पता लगा कि कैसे सेक्टर पूरे मूव करते हैं। ठीक है, SRF भी, देखो SRF भी धीरे धीरे चलने लग गया था। दीपक फर्टिलाइजर भी, देखो दीपक फर्टिलाइजर यहाँ से आया ऊपर बिल्कुल,
यहाँ से अगर आप देखो तो टाइम दीपक फर्टिलाइजर यहाँ ऊपर आया, बट पूरा मार्केट गिरा तो दीपक फर्टिलाइजर भी गिरा। बट दोबारा दीपक फर्टिलाइजर अपनी उस जोन को, जो रेजिस्टेंस जोन है वहां पर जाने की कोशिश कर रहा है। देखो उस टाइम दिक्कत यही थी कि जो लिक्विडिटी थी वो बहुत कम थी, तो स्टॉक बहुत धीरे 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 मूव करते थे। यही चीज अगर मैं आपको अभी 2020 का देख रहे हैं, 2022-23 का दिखाऊंगा। 2020 में तो अभी कोविड के बाद बुल रन शुरू हुआ है, तो रिटेल पार्टिसिपेशन आना इतना शुरू हुआ नहीं है। जो रिटेल पार्टिसिपेशन की पावर है वो आपको दिखेगी 2022-23 के बुल मार्केट के अंदर। देखो ये फिर देखो यहाँ ब्रेकआउट किया इसने, ठीक है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है दिन। बट यहाँ देखो, यहाँ फिर आपको इसने एंट्री दी, और यहाँ से हो सकता है ये एक देखो अच्छा मूव आया, यहाँ से 30% के आसपास का मूव यहाँ हो सकता है, आप एग्जिट कर देते। ठीक है, उसके बाद देखो अगेन यहाँ से मूव स्टार्ट। तो वही बात है, यहाँ आप देखो बात आती है, मैं 5 EMA को चूज करता हूँ, तो हो सकता है मैं यहाँ पर अगर एग्जिट कर देता हूँ उस दिन, तो मैं सिर्फ 17-18% लेके ही जाता। जो 10 EMA को चूज करता है, जो 10 को चूज करता है, वो देखो वो लेके जाता एक ही स्टॉक से, वो मेरे से डबल पैसे लेके जाता। तो ये चीज आप जब खुद की स्टडी करोगे, खुद की आप रिसर्च करोगे, तब आपको समझ में आएगी कि आपका कैरेक्टर कैसा है, आप कितना देर तक बैठ सकते हो। कोई हो सकता है इसको 20 EMA पे भी राइड करता, तो जो देखो 20 पे राइड करता, वो देखो अभी होल्ड कर रहे रखता, और देखो 20 EMA यहाँ क्रॉस हुई है, तो उसको एक टाइम पर 65-70 60-65 का भी प्रॉफिट दिखता। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, ये आपको जब आप खुद की स्टडी करोगे तभी आपको आइडिया होगा कि आपका नेचर कैसा है। ठीक है, तो इस टाइम SRF देखे, हो सकता है SRF ने एंट्री दी हो। देखो यहाँ SRF ने एंट्री दी थी, बट फिर स्टॉप लॉस हो गया। देखो सेक्टर सेक्टर वॉल्यूम्स नॉट इजी, एंट्रीज एंट्री हो सकता है इजी आपको ना मिले, क्यों? क्योंकि उस टाइम क्या था, लिक्विडिटी इतनी नहीं थी। उस टाइम ऐसा मार्केट नहीं था कि आप 5 EMA को चूज करो। अभी मार्केट ऐसा है क्योंकि लिक्विडिटी ज्यादा हो गई है। ये चीज आप 2022-23 के एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगी। देखो फिर इसने एंट्री दी, एक एंट्री यहाँ थी, देखो एक एंट्री थी इस कैंडल के ऊपर। फिर एक एंट्री अगर आप चाहते तो यहाँ भी ले सकते थे, और एक एंट्री हुई यहाँ पर। उसके बाद देखो ये ये अर्निंग्स आ गई थी, तो अर्निंग्स का तो आपको स्टॉक रखना है ही नहीं। बट यहाँ से ये पता लगता है हमें कि सेक्टर की क्या इंपॉर्टेंस होती है। कैसे एक जो ब्रेकआउट है वो आपको मल्टीपल सेक्टर्स तक ले जा सकता है, मल्टीपल स्टॉक्स तक ले जा सकता है। देखो यहाँ आपकी वॉच लिस्ट में होता ही, उसके बाद एक एंट्री इसने और दी, यहाँ आपका स्टॉप लॉस हिट होता। देखो यहाँ एंट्री थी इस कैंडल, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं, फिर एंट्री देगा। यहाँ देखो फिर एंट्री दी इस दिन, अगर आप एंटर करते तो देखो यहाँ अगर आप इस ब्रेकआउट के आसपास एंटर करते तो 35% के आसपास का रिटर्न आपको मिलता। देखो यहाँ भी क्यों बेचना है आपको, 5 EMA का अगर आप वेट करते हैं तो यहाँ आपकी एग्जिट होता आपका यहाँ पर 35% के आसपास। तो ये है कि एक स्टॉक जो है वो आपको एक सेक्टर की तरफ लेके जाएगा। इसी टाइम हो सकता है अभी तो इसके पीयर ग्रुप के अंदर हमें सिर्फ ये 6-7 नाम ही दिख रहे हैं, लेकिन और भी कंपनियां होगी उस टाइम। अगर हम बात करेंगे तो आपके जो कैंस के अंदर भी केमिकल अगर नेम्स आएंगे तो आपको वो चूज करने हैं। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ से आपको सेक्टर की इंपॉर्टेंस का आइडिया लगा होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो देखो ऐसे ही फिर आपको करना है, नीचे चलते चलना है। हम्म, जी देखो अगर आप देखो तो यहाँ वॉल्यूम्स बहुत अच्छी आ रही है। तो इस टाइम देखो ये है माइन कैम, क्या इस टाइम और जो माइंस है, आशापुरा माइंस को हम देखते हैं, क्या हो सकता है कि और जो माइंस है या मेटल्स है वो स्टॉक चल रहे हो, लोरेंस मेटल, GMDC, ये सब।
देखो मूव आया लेकिन इतना अच्छा नहीं आया, कोई बात नहीं। ये प्रोसेस है, ये आपको ऐसे फॉलो करनी पड़ेगी, ऐसे रिसर्च करनी पड़ेगी आपको कि कैसे सेक्टर आपको, सॉरी, स्टॉक आपको सेक्टर की तरफ लेके जाएगा। ऐसे आपको टोटल 1000 स्टॉक्स की है वो स्कैनिंग करनी पड़ेगी, 2020 के विनर्स, 21 के विनर्स, 22 के विनर्स, 23 के विनर्स, ऐसे आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये देखो देखो, अब आप जैसे देख रहे हो, तो अभी आपको क्या करना है कि ये स्टॉक चला था FY 20 के अंदर, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, मान लो ये यहाँ से, और इसने 122% का रिटर्न दिया, तो अब आप बैठे हो कहीं यहाँ पर, आपने देखा कि यार कितनी अच्छी तो वॉल्यूम आ रही है, देखो वॉल्यूम टैग कितने आ रहे हैं, यहाँ भी आया, यहाँ भी। तो ये क्या करता है, अब मैं जाऊँगा, मेरा काम वहां पर ये होता है कि मैं FSL सर्च करता, पीयर्स में जाता, और इनका देखता कि क्या, नहीं, सेक्टर मूव नहीं कर रहा, सिर्फ स्टॉक मूव कर रहा है, RPSG। नहीं, नहीं। तो इससे क्या पता लगा कि ये सिर्फ स्टॉक मूव कर रहा है, बट अगर आप देखो तो इस स्टॉक को भी अगर आप देखो थोड़ा और आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, कि आपको देखना पड़ेगा कि ये करता क्या है। ओके, व्हाट वी डू, ठीक है, मतलब ये है, IT कंपनी है जो इन सेक्टर्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या पता लगता है कि आईटी जो कंपनीज है वो भी चल रही है, तो आप IT कंपनीज को भी यहाँ से ट्रैक कर सकते थे, जैसे इन्फोसिस हो गई। देखो, अब मुझे नहीं पता था कि इन्फोसिस चल रही है नहीं, लेकिन इन्फोसिस के अंदर भी सेम काइंड ऑफ ब्रेकआउट आया था, ठीक है। तो ये उस टाइम क्योंकि मिड या स्मॉल कैप थी, अब ये लार्ज कैप हो गई है, इसको कवरेज होगी, परसिस्टेंस हो गई। देखो इन सब में मूव आ रहा है, इसका मतलब IT चलना शुरू हो गया था उस टाइम, APIT हो गई, TCS, टैग, इन सब के अंदर देखो मूव आ रहा है। देखो क्योंकि उस टाइम लिक्विडिटी कम थी तो स्लो मूव आते थे, तो एक FSL आपको एक और सेक्टर की तरफ ले गया। इससे पहले क्या हुआ था, इससे पहले हुआ था कि टाटा केमिकल आपको केमिकल सेक्टर की तरफ ले गया था, ठीक है। टाटा केमिकल आपको केमिकल सेक्टर की तरफ ले गया था, यहाँ FSL का ब्रेकआउट आपको IT सेक्टर की तरफ लेके गया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सेक्टर, स्टॉक जो है वो सेक्टर की तरफ लेके जाएंगे। तो फिर यहाँ आपको ये भी देखना है कि मार्केट क्या कर रहा है। देखो यहाँ पर स्मॉल कैप जो है वो अपने, जो कोविड के पहले का हाई था उसके आसपास भी नहीं पहुंचा, लेकिन इस स्टॉक ने जो अपने कोविड के पहले का हाई है उसको ब्रेक कर दिया, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग IRS नहीं लगी। और यहाँ इसमें अगर आप एंट्री का देखते तो एक एंट्री यहाँ बनती थी, यहाँ इस दिन, ठीक है, इस दिन एंट्री बनती थी, और उसके बाद देखो 5 EMA को अगर आप स्टॉप लॉस लेके चलते तो आप यहाँ निकल जाते इसलिए, विद द प्रॉफिट ऑफ 20%। एट द सेम टाइम अगर आप 10 EMA को लेके चलते तो इस बार आप थोड़ा लॉस खाते। तो यही होगा, कभी आपको 10 EMA या 20 EMA को लेके चलोगे तो आपको प्रॉफिट होगा, कभी आपको लॉस होगा। यहाँ पर देखो जो 20 EMA वाला है, अब कोई ये कहीं कि मैं 20 EMA को लेके चलो स्टॉप लॉस, तो यहाँ बैठा रहता 50% प्रॉफिट, ठीक है। 20 EMA के नीचे कभी क्लोज आया ही नहीं है, अभी भी नहीं आया, देखो 20 EMA ये है नीचे वाली, ये अभी भी इंटेक्ट है, देखो यहाँ आएगा, देखो ये यहाँ पे आया। अब देखो, अगर आप सिर्फ मुझे फॉलो करोगे तो आप क्या करोगे, इस स्टॉक के अंदर हो सकता है आप कमा सकते थे 54% का रिटर्न, बट आप यहाँ निकल जाते हो क्योंकि आप मुझे फॉलो कर रहे थे। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप अपने अपने स्टडी करो, अपनी ओन खुद की रिसर्च करो कि कैसे
जो स्टोक्स है वो विनर स्टोक्स है, उस टाइम उन्होंने बिहेव किया था। तो हो सकता है यहाँ पर दो तीन प्रकार के लोग निकलते हैं, मेरे जैसे जो 18-20% घर लेके जाते हैं, एक जो 10 EMA को फॉलो कर रहे थे वो उससे भी कम लेके जाते हैं, ठीक है, वो 17% ही लेके जाते हैं, और जो 20 EMA को फॉलो कर रहे थे वो यहाँ से मोर देन 50% का रिटर्न अपने घर के लेके जाते हैं। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप किसी की बात को नहीं मानो, या किसी की भी रिसर्च को या किसी की भी स्टाइल को नहीं अपनाओ, आप अपनी खुद की जो है वो स्टाइल को डेवलप करो। तो वो डेवलप होगी ऐसे, जब आप ऐसे रिसर्च करोगे। ठीक है, FSL है अभी। देखो, जो बाकी नेम्स है उन्होंने भी कहीं ना कहीं आपको एंट्री दी होगी। देखो, एक यहाँ एंट्री थी इसकी, एक यहाँ एंट्री थी, हालांकि स्टॉप लॉस हिट हो जाता अगर आप 5-10 को फॉलो करते हुए। देखो यहाँ एंट्री थी, उसके बाद यहाँ एंट्री थी। देखो, अगर आप यहाँ एंट्री कर रहे हो यहीं पर, तो आपको 10-12-15% का प्रॉफिट होता। ठीक है, तो ऐसे ही आप एक कोई एक स्टॉक आपको पूरे सेक्टर की तरफ लेके जाता, ऐसे ही आपको पूरे जो 1000 स्टॉक है उनमें से बहुत सारे स्टॉक 400 200 100-200 स्टॉक ऐसे होंगे जो बाद के लिस्टेड है, जैसे यात्रा मिटारी बाद के लिस्टेड है तो ये दिखाएगा ही नहीं। तो आपको सिर्फ वही देखने हैं जो उस टाइम लिस्टेड थे। तो आपका काम और आसान हो जाएगा, मुश्किल से 600-700 के स्टॉक, 600-700 स्टॉक्स आपको दिखेंगे। तो आपको ऐसे एक एक स्टॉक करके आपको सब सारी स्टडी करना है। ठीक है, ऐसे ये मैंने बता दिया आपको कि आपको कैसे स्टडी करना है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे जो मैंने स्टडी किया 2022 और 23 के विनर्स में, आपको दिखाता हूँ कि कैसे विनर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कैसे वो बिहेव करते हैं। ठीक है, ये देखो FY 22 के विनर्स। अब मैं यहाँ जाऊंगा, गो टू FY 21। ओके, यहाँ पर मतलब कोविड के बाद का मार्केट, और मार्केट को मैं रिप्ले करके यहाँ लगा लूंगा। ठीक है, अगर मैं उस टाइम JSW स्टील को देख रहा होता, JSW स्टील चला, लेकिन ये कुछ स्टॉक ऐसे होंगे, अभी देखो कैरेक्टर ऑफ द स्टॉक इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ कैरेक्टर ऑफ द स्टॉक, ये स्टॉक जो है वो आपको, ये स्टॉक उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, या जो 20 EMA या 50 EMA को लेकर चलते हैं। जो 5 और 10 EMA को लेकर चलेगा, जो स्विंग ट्रेडर होगा, उसको ये बार बार बाहर निकाल देगा, यहाँ एंट्री दी निकाल दिया, यहाँ एंट्री दी निकाल दिया। लेकिन जो पोजिशनल ट्रेडर है वो हो सकता है यहाँ से लेके बैठा हो और अभी तक उसने लाइक एग्जिट नहीं दिया उस स्टॉक में। तो अब इम्पोर्टेंट हो जाएगा कैरेक्टर ऑफ द स्टॉक। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो इसको JSW स्टील, तो आपका क्या काम है? आपका काम है यहाँ जाओगे, आप JSW स्टील डालोगे, JSW स्टील डाल के आप पीयर में जाओगे, टाटा स्टील आ गया, टाटा स्टील को सर्च करोगे। ठीक है, देखो टाटा स्टील ने उससे पहले ही ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, यहाँ पर ही अब मैं जाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मुझे नहीं पता, मुझे ये पता है कि हाँ यार टाटा स्टील यहाँ कहीं ब्रेकआउट दे रहा था, चला, तो अब मैं यहाँ से देखो, मुझे अभी JSW स्टील का नहीं पता, बट मैं अब उस टाइम का सोचो, अभी हम और पीछे गए हैं, और पीछे जाके हम टाटा स्टील से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पूरा ग्रुप चल रहा है। ठीक है, जिंदल स्टील, इस टाइम देखता हूँ कि क्या जिंदल स्टील का क्या हाल है। देखो, पैसा फ्लो हो रहा है, पैसा फ्लो हो रहा है। यहाँ अगर मैं आपको ये लगा के दिखाऊं तो ये जो ने इसने अभी अपना जो कोविड से पहले का हाई क्रॉस नहीं किया था, बट इस पूरे सेक्टर ने ही, देखो इस पूरे सेक्टर में से ही जो स्टॉक्स हैं, स्टील सेक्टर के स्टॉक्स जो है, उन्होंने अपने जो प्रीवियस हाई था कोविड के पोल के पहले का, वो तोड़ दिया, जिंदल हो गया। क्योंकि ये सारे देखो वही नाम लिस्टेड है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये थोड़ा कम चला था। टाटा स्टील, देखो टाटा स्टील का ब्रेकआउट यहाँ पर आ गया।
नहीं, ये दूसरा सेक्टर शुरू हो गया। इस सेक्टर के जो स्टॉक थे जिंदल स्टील, और भी ये तो मोटे मोटे नाम हो गए, उस टाइम अगर आप ट्रेड कर रहे होते तो और आपको स्कैनिंग के अंदर और भी स्टॉक्स आते। तो ऐसे क्या होता कि टाटा स्टील को जब सर्च करते तो आपको जेएसडब्ल्यू स्टील मिलता। देखो जेएसडब्ल्यू स्टील मिला, जिंदल स्टील मिला, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिला। ये अभी नहीं चल रहा, बट हो सकता है ये बाद में चले। तो ये आप देखो, ये वॉच लिस्ट में अगर आपको होता तो, देखो ये अगर आपकी वॉच लिस्ट में होता तो यहाँ आपको, यहाँ आप एंट्री कर सकते थे। क्यों? क्योंकि पूरा ग्रुप चल रहा था। यहाँ आप एंट्री कर सकते थे, क्यों? क्योंकि पूरा ग्रुप चल रहा था। देखो टाटा स्टील, टाटा स्टील भी चल रहा था, जिंदल भी चल रहा था, जेएसडब्ल्यू भी चल रहा था। ठीक है। तो ये आपको एडवांटेज मिल जाती है जब आप इस तरीके से रिसर्च करते हो कि आपको हाई आरएस नेम मिल जाते हैं, हाई वो नेम्स मिल जाते हैं जिनके फेल होने की प्रोबेबिलिटी बाकी नेम से कम है। ठीक है। एक टाटा स्टील आपको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया दे देता। यहाँ से आप देखो, अगर आप एंटर करते तो आराम से यहाँ पर 30-40% का रिटर्न ये देख के जा रहा है। देखो यहाँ क्लोजिंग हुई है, उसके बाद फिर आपको एक एंट्री हुई इसमें। ठीक है, यहाँ फिर एक एंट्री हुई। देखो ये होगा जब आप सेक्टर को फॉलो करोगे ना। देखो यहाँ इसमें आप एंट्री ले सकते थे, हालांकि अब इन, अब देखो कैरेक्टर ऑफ द स्टॉक आता है। अब ये स्टॉक क्या आप इसको ट्रेड कर सकते हो? नहीं कर सकते, इसका कैरेक्टर खराब है। कैरेक्टर ठीक है, बट कैरेक्टर ऑफ द स्टॉक अच्छा नहीं है। जिंदल का भी कैरेक्टर ठीक है, बट कैरेक्टर अभी तक देखो, अगर आप देखोगे तो कैरेक्टर अच्छा नहीं है। मूव करता है, नीचे आता है, फिर नीचे आता है, फिर मूव करता है। बट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कैरेक्टर देखो आप, यहाँ से मूव किया, लीनियर चला, यहाँ से फिर चला, लीनियर चला, आगे भी हो सकता है ये, और एंट्री दी। नहीं, इसने एंट्री नहीं दी, बट अब आपको देखना है कि सेक्टर तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब आपको ये नहीं कि आप स्टील सेक्टर के अंदर और जिंदल स्टील के अंदर फंस जाते, आपका पैसा नहीं बनता। स्टील सेक्टर के अंदर अगर आप जेएसडब्ल्यू के अंदर फंस जाते तो आपका पैसा नहीं बनता। ठीक है। स्टील सेक्टर के अंदर आपको फिर कैरेक्टर देखना था स्टॉक का। देखो यहाँ भी अगर आप देखो तो एक एंट्री यहाँ हो सकती है। अब हो सकता है स्टॉप लॉस हिट हो जाए। स्टॉप लॉस तो देखो पार्ट है, अगर आप सोचोगे स्टॉप लॉस हिट ना हो तो फिर आप ट्रेड नहीं कर सकते, आपको रिस्क, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। देखो, देखो चला, मुझे नहीं पता था ये यहाँ चलेगा नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ एंट्री थी, देखो 26%। या अगर आप इसको देखो, अब यहाँ आता है मार्केट का, ब्रॉडर मार्केट का। ब्रॉडर मार्केट में क्या हो रहा था, ये एक डबल बॉटम जैसा साइन बना। ये यहाँ इसलिए गिरा क्योंकि उस दिन जो ओवरऑल मार्केट है, 5.5% स्मॉल कैप इंडेक्स गिर गया था, इसलिए इसके ऊपर प्रेशर आया। ठीक है, इसलिए इसके ऊपर प्रेशर आया। स्टिल आप अगर इस स्टॉक को ट्रेड करते हैं तो 10% के प्रॉफिट पे निकलते हैं आप। ठीक है, यहाँ अगर आप इस स्टॉक को ट्रेड करते और जिस दिन 5.5% स्मॉल कैप इंडेक्स जिस दिन गिर गया, तब भी आप 10% के प्रॉफिट पे निकलते। ये होती है इंपॉर्टेंस की आप किस सेक्टर के अंदर हो। ठीक है, देखो यहाँ इसने फिर एंट्री दी, इसने भी एंट्री दी। यहाँ टाटा स्टील की एंट्री दे रहा है, या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एंट्री दे रहा है। बट अगर आप जिंदल और जेएसडब्ल्यू में फंस जाते तो देखो जिंदल में, अगर आप अब आप ये कहोगे कि यार इसने भी पैसा दिया, नहीं। अब इसने यहाँ पर प्रूव किया है अपने आप को कि यार मैं, देखो मैं भी ठीक चल सकता हूँ, यहाँ पर ये प्रूव कर रहा है। तो अब अगर इसमें एंट्री लेनी है तो आप इसके बाद एंट्री ले सकते हो। ठीक है, बट इसने फिर देखो अपनी जो कैरेक्टर है वो दिखाना शुरू कर दिया कि नहीं, ये ट्रस्टेबल नहीं है। तो सेक्टर आपने सही पकड़ लिया। देखो जीएसडब्ल्यू ने भी यहाँ पर सिर्फ एक बार इसने अपना कैरेक्टर चेंज किया, बट बाद में सेम कैरेक्टर पे आ गया। बट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपना कैरेक्टर दिखा दिया था यहाँ से। देखो, अब देखो हमने यहाँ एंट्री की थी, यहाँ क्योंकि मार्केट खराब था, मार्केट इस दिन 5.5% गिरा, इसलिए नीचे आ गया। इसने फिर एंट्री दी एक। ठीक है, इसने यहाँ पर फिर एंट्री दी, आप इस दिन ही इसको बाय कर सकते थे, इस दिन। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद 31%। ये जब है जब आप 5 EMA को फॉलो कर रहे हो, ये जब है जब आप 5 EMA को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, नहीं तो ऊपर कितना गया था, एक टाइम पर ही आपको 50% का रिटर्न दे रहा था। टाटा स्टील भी ऐसा ही चल रहा होगा उस टाइम। देखो टाटा स्टील ने भी फिर एंट्री दी, टाटा स्टील के अंदर आप यहाँ एंट्री लेते। ठीक है, मार्केट 5.5% गिरा, आप इस दिन 11% पे निकल जाते। लेकिन फिर इसने एंट्री दी, फिर इसने यहाँ एंट्री दी, 22% का रिटर्न दिया। तो अभी आपको क्या समझ में आया होगा? देखो सबसे पहले आप ब्रेकआउट स्टॉक्स देखोगे।
ब्रेकआउट स्टॉक्स, फिर आप जाओगे दूसरे नंबर पर उसके पीयर ग्रुप्स के यानी सेक्टर के ऊपर। अगर मनी फ्लो हो रही है सेक्टर के अंदर तो आप बाकी सारे सेक्टर मतलब उस सेक्टर के स्टॉक्स को देखोगे। आप ये पढ़ोगे कि आप फंडामेंटल भी चेक करोगे कि स्टॉक के अंदर क्या हेडविंड्स आ रही है या क्या टेलविंड्स आ रही है। ऐसा तो नहीं है कोई एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आगे हेडविंड्स आने वाली है, इसका मतलब आगे इस सेक्टर में अ, आगे का जो आउटलुक है वो अच्छा नहीं है। वो नहीं देखना आपको, वो देखना है कि जिसमें आगे की जो 1-2 साल की 3 साल की जो रेवेन्यू ग्रोथ है या जो गाइडेंस है वो बहुत अच्छी हो। जैसे अभी अगर आप देखो तो एआई के स्टॉक्स हैं, डाटा सेंटर हो गए, पावर के हो गए, वो सारे स्टॉक्स आपको चलते हुए दिखाई देंगे। तो आपने सबसे पहले क्या देखा, ब्रेकआउट स्टॉक्स को आप स्टडी करते रहोगे। ठीक है, इसकी भी हम बात करेंगे कि स्कैन कैसे करना है आपको ब्रेकआउट स्टॉक्स के लिए, स्कैनिंग के अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। उसके बाद आप देखोगे ब्रेकआउट स्टॉक्स से आप जाओगे सेक्टर पे। सेक्टर पे अगर आपको दिख रहा है कि बाकी स्टॉक्स भी चल रहे हैं तो आपको सेक्टर आइडेंटिफाई हो गया। उसके बाद आप उस सेक्टर के फंडामेंटल को पढ़ोगे कि क्या मतलब, बहुत डीपली रिसर्च नहीं करना है बट ये देखना है कि क्या ये जो सिर्फ एक स्टॉक चला है या पूरे सेक्टर के अंदर ही पैसा फ्लो हो रहा है। कुछ ऐसा फंडामेंटल इसके अंदर ट्रिगर है कि पूरा सेक्टर ही अच्छा कर रहा है। ठीक है, आपने ब्रेकआउट स्टॉक देख लिया, सेक्टर देख लिया, उसके फंडामेंटल देख लिए। अब आप आओगे कैरेक्टर ऑफ द स्टॉक, कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक। ठीक है, अब कैरेक्टर में देखो, आपको एग्जांपल दिया मैंने, जेएसडब्ल्यू जिंदल। कैरेक्टर अच्छा नहीं था, सही सेक्टर के अंदर होते हुए भी आपका स्टॉक लॉस हिट हो जाता। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और टाटा स्टील, सही सेक्टर, सही टाइम और सही कैरेक्टर ऑफ द स्टॉक, सही स्टॉक, ये चीज आपको चूज करनी है। आज जैसे मैंने आपको बताया कि केन्यू लोगों ने शेयर कर रखा था केन्यू, देखो इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है। स्टॉक तो ठीक है बट इसका कैरेक्टर अगर आप देखो, मैंने भी ट्रेड किया, ये मैंने अपने हाथ जलाए इसमें, देखो चलता ही नहीं है। ऊपर गया नीचे आ गया, ऊपर नीचे नीचे, देखो यहाँ मैंने एंटर किया, अगले दिन मैंने मेज किया क्योंकि कैरेक्टर खराब है। अब मैं इन स्टॉक्स को हाथ ही नहीं लगाता जिनका कैरेक्टर खराब है। एट द सेम टाइम एमटार देखो आप, एमटार का कैरेक्टर कितना अच्छा है। ये ये यहाँ से अच्छा नहीं है, ये आपको पीछे से दिख जाएगा। देखो मैंने पीछे भी इसमें काफी एंट्री ली है, देखो लीनियर मूव आता है, यहाँ से मूव आया, सीधा मूव, फिर मैंने यहाँ एंट्री ली, यहाँ बेचा, फिर यहाँ एंट्री ली, ऑपोजिट हुआ। ठीक है, फिर यहाँ एंट्री हुई, यहाँ पर कहीं, यहाँ आई थिंक मार्केट में कुछ इशू था इसलिए मैंने बेच दिया, उसके बाद फिर यहाँ एंट्री हुई। बट अगर आप देखो तो सारी अगर मैं ड्रॉइंग बताऊँ तो कैरेक्टर ऑफ द स्टॉक आपको दिखेगा यहाँ पर कितना अच्छा कैरेक्टर है। यहाँ से मूव शुरू हुआ, अच्छा खासा मूव दिया, देन अगेन यहाँ से मूव शुरू हुआ, इतना अच्छा मूव दिया, और अब यहाँ से जो मूव शुरू हो रहा है वो कितना अच्छा मूव देखेगा। तो ये होता है कैरेक्टर ऑफ द स्टॉक आपका। आप सही सेक्टर में हो सकते हो लेकिन खराब स्टॉक चूज कर लिया तो भी हो सकता है आप पैसे लूज कर जाओ। उसके बाद अगर आप देखो उस टाइम, देखो ये मैंने सारा लिख रखा है किस टाइम कौन सा सेक्टर चला था, तो ये आपको अपनी रिसर्च करनी है। और आपको ऐसे लिख लेना है, देखो ठीक है, यहाँ पर चले थे अक्टूबर नवंबर में अडानी स्टॉक्स चले थे। अडानी भी आ जाएंगे, तो अडानी के नेम से भी आ जाएंगे, यहाँ पे देखो ये अडानी, देखो मैं आपको सेक्टर भी बोलता हूँ और ग्रुप भी बोलता हूँ। सेक्टर और ग्रुप दोनों पे आपको अपनी पकड़ रखनी होगी। देखो यहाँ से जब अडानी चल रहा था, यहाँ पर जब अडानी चल रहा था तो आपका काम क्या था, एक तो अडानी के सेक्टर को देखना, मतलब एनर्जी सेक्टर को, दूसरा अडानी के नेम्स को, अडानी नेम्स को, अडानी enterprises। देखो पूरा पूरा ग्रुप मूव करेगा, देखो ये क्योंकि उस टाइम बड़ी कंपनी थी तो बड़ी कंपनी जो है वो धीरे चलेगी, लेकिन मूव इसमें भी आएगा। देखो मूव सब में आएगा, सेक्टर चलेगा या ग्रुप चलेगा तो मूव सब में आएगा। अडानी पावर और अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, देखो सब में मूव आएगा। देखो इसमें भी कितना एक्सप्लोसिव मूव आया, देखो सब में मूव आया।
सेक्टर प्ले, अडानी नेम्स ओनली। डोंट से नो व्हेन बोथ सेक्टर इज ऑन फायर। आपको ये नहीं करना है कि नहीं और कितना चलेगा, ये एटीट्यूड नहीं रखना है। जब पूरा सेक्टर जो है वो आग बरस रहा हो, तो आपको क्या करना है कि, सॉरी, पूरा ग्रुप जो है से कुछ टाइम बाद, अगर आप देखोगे तो लोएड ग्रुप चला था अभी, लास्ट ईयर। पूरे लोएड ग्रुप के अंदर देखो मूव आया था। ये वाला मूव पूरे लोएड ग्रुप के अंदर आया था ये, यहाँ से जो 24 से 25 तक, पूरे लोएड ग्रुप के अंदर। ये देखो ये आया, देखो यहाँ आया, यहाँ आया। तो ऐसे क्या होता है, सेक्टर भी चलते हैं, ठीक है, और ग्रुप भी करते हैं। अगर एक ग्रुप की कंपनी है तो वो सारी चलती है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो अडानी में भी आप ट्रेड कर सकते थे। अडानी इंटरप्राइजेज हो गया। अडानी इंटरप्राइजेज आपको और अडानी नेम्स की तरफ ले जाता, बट अगर आप देखो तो यहाँ पर अडानी इंटरप्राइजेज का जो कैरेक्टर है यहाँ तो अच्छा था, यहाँ तो अच्छा था यहाँ पर। इसके बाद अडानी इंटरप्राइजेज का कैरेक्टर जो है वो देखो खराब हो गया। इसको आप ट्रेड नहीं कर सकते अब आप। अब आपको अगर ट्रेड करना है तो अडानी के और नाम से देखने पड़ेंगे आप। ये हो सकता है आप ट्रेड कर सकते हो, क्यों? क्योंकि इसका कैरेक्टर हालांकि इतना अच्छा नहीं है। देखो नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, बट अगर आप देखो तो ये उस टाइम मार्केट भी नीचे आया था। यहाँ भी देखो मार्केट नीचे आया, तो यहाँ आप एक बार रिस्क ले सकते हो। मान लो आपने यहाँ एंट्री करी होती है, ठीक है, तो नहीं, कैरेक्टर इसका भी खराब है। देखो पूरा सेक्टर चल रहा है बट कैरेक्टर इसका भी खराब है। अडानी power, ये उस टाइम इलिक्विड नेम था, ज्यादा लिक्विडिटी थी नहीं इसके अंदर, तो मतलब आपने सेक्टर या ग्रुप को पकड़ा तो ठीक है, आपने ग्रुप आइडेंटिफाई किया, बट उसके बाद आता है कैरेक्टर। जब कैरेक्टर अच्छा नहीं है, जब कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, आपने कम से कम उस ग्रुप तक तो पहुंचा। कैरेक्टर अच्छा नहीं है मत करो ट्रेड, तो जरूर थोड़ी है ट्रेड करना। ठीक है, उसके बाद अगर आप इंडिया मार्ट देखो, इंडिया मार्ट चला, पर इसका कोई, आई डोंट थिंक इसका कोई पीयर ग्रुप के अंदर कोई ऐसा नाम था इंडिया मार्ट का। बट हम देख लेते हैं इंडिया मार्ट। इन्फो एज, देखो ऐसे स्टॉक्स को आप ट्रेड नहीं कर सकते, बहुत खराब कैरेक्टर है ये। यहाँ से देखो 800 की, और अगर आप देखोगे इसको तो ये यहाँ से 5-6x हो गई थी, लेकिन आप ट्रेड नहीं कर सकते इन नेम्स के अंदर। कैरेक्टर बहुत खराब है। यहाँ हो सकता है इसने अपना कैरेक्टर चेंज किया हो तो एक मूव दिया हो, बट इनका कैरेक्टर ठीक नहीं है, तो आप इनको चेंज, ट्रेड नहीं कर सकते। देखो जस्डाइल के अंदर मूव आया, बट अभी भी इसने अपना जो हाई है वो क्रॉस नहीं किया था। ठीक है, आप ट्रेड नहीं कर सकते इनको। तो इस लिस्ट के अंदर वो भी नाम, इस लिस्ट के अंदर वो नाम है जो चले थे उस टाइम, बट जरूरी नहीं आप उन सबको ट्रेड करो। ट्रेड करने वाले अभी सिर्फ आपको दो नाम मिले हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और टाटा स्टील। उसके बाद स्टॉक्स चले हैं बट वो ट्रेडेबल नहीं है, आप उनको ट्रेड नहीं कर सकते। ये देखो अब ये आपकी, देखो यहाँ पर ये आपकी लिस्ट के अंदर आ जाना चाहिए था। यहाँ पर आपको देखना था कि क्या गुजरात फ्लोरोकेम के पीयर ग्रुप कौन सा है, गुजरात फ्लोरोकेम, पीडियालाइट, नवीन।
देखो नवीन के अंदर पहले ब्रेकआउट आ चुका। ये कंफर्म करता है कि ये पूरा सेक्टर कहीं ना कहीं सेक्टर के अंदर पैसा आ रहा है, दीपक नाइट्रेट। देखो दीपक नाइट्रेट उससे पहले ही मूव कर रहा है। ठीक है, अतुल आरती इंडस्ट्री, अतुल भी मूव कर रहा है, बट ये थोड़ा टॉपिक है, चोपी काइंड ऑफ स्टॉक है, तो इसमें आप एंट्री नहीं कर सकते। ये देखो ये भी मूव कर रहा है। तो अब आपको क्या आइडिया लगा कि ये जो पूरा सेक्टर है केमिकल्स का, ये पूरा सेक्टर ही मूव कर रहा है। तो अब अगर आपको एंट्री लेनी है, अब अगर आपको एंट्री लेनी है, मान लो आपके पास दो तीन ऐसे स्टॉक है जो ब्रेकआउट दे रहे हैं, तो अब आप उनमें से चूज करोगे कि मैं चूज करूंगा केमिकल नेम्स को। ठीक है, इसमें देखो यहाँ हो सकता है आपने एंट्री नहीं ली हो क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल थी, कोई बात नहीं, आप वेट करो दोबारा एंट्री देने का। अब देखो, अब आपको ये होना चाहिए कि अब अगर ये कोई बेस बनाता है यहाँ, तो मैं इसमें एंट्री दूंगा। देखो ये इस दिन हो सकता है आपकी एंट्री हो सकती है। ठीक है, यहाँ यहाँ आपने रखना था कि अलर्ट लगा के रखने होंगे आपको कि जैसे ही ये क्रॉस होगा अलर्ट आ जाए आपको, जैसे ही ये क्रॉस हो अलर्ट आ जाए आपको। तो आपकी एंट्री इस दिन होनी थी। ये ब्रेकआउट को चेज करेंगे लोग। ठीक है, ट्विटर पे ये ब्रेकआउट चलेगा, लेकिन आपको दोबारा भी एंट्री देता है स्टॉक आपको। ये नहीं है कि यहाँ आप एंट्री लो फिर आपका स्टॉप लॉस इतना डीप हो जाए। देखो हो सकता है आप इसको यहाँ सेल कर दो क्योंकि नहीं चल रहा है इतने टाइम तक, कोई बात नहीं। इसके बाद दोबारा आपको एंट्री देगा, आप इस कैंडल पे भी एंट्री ले सकते थे। देखो इस कैंडल पे एंट्री लेते, यही होगा, आपको नहीं पता कब चलेगा। हो सकता है आपने यहाँ, क्योंकि देखो एक दो तीन चार पाँच, 5 दिन कहीं भी मूव नहीं हो रहा और अपने 5 EMA के आसपास भी क्लोजिंग दी हुई है, तो आप एग्जिट कर देते, लेकिन आपको फिर एंट्री करनी होगी। फोर्थ सेक्टर के अंदर आपको एंट्री करनी ही होगी। आप ये नहीं कह सकते कि एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो मैं निकल जाऊँ, नहीं, आपको फिर एंट्री करनी होगी। हो सकता है फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए यहाँ पर, लेकिन आपको फिर एंट्री करनी होगी। देखो आप फिर निकल जाते हैं यहाँ पर, कोई बात नहीं, फिर एंट्री का वेट करना होगा आपको। देखो यहाँ पर एंट्री क्यों नहीं होनी थी, यहाँ पर हो सकता है आप एंट्री कर लेते, बट क्लोजिंग देखो, क्लोजिंग अच्छी नहीं है, 4-5% की क्लोजिंग चाहिए। यहाँ पर क्लोजिंग अच्छी है, तो यहाँ आपको, यहाँ आपकी एंट्री बन सकती थी यहाँ पर। यहाँ मूव, यहाँ आपकी एंट्री होती और ये इस चेकआउट पे हो सकता है आप निकल जाते। ठीक है, ये चेकआउट बड़ा तगड़ा था, ये हो सकता है आप निकल जाते। तो देखो यहाँ भी अगर आप निकलते तो 18-20% के आसपास का प्रॉफिट आप लेके निकलते। बट ये एक गुजरात फ्लोरोकेम आपको और भी स्टॉक्स दे जाता। ठीक है, गुजरात फ्लोरोकेम आपको दीपक नाइट्रेट दे जाता। ठीक है, इसको भी आप यहाँ ट्रैक करते हैं कि क्या आपको एंट्री मिल रही है नहीं मिल रही है। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये एंट्री दे रहा है, देखो यहाँ पर। नहीं, अगर नहीं चल रहा आपकी एंट्री लेते हुए कुछ 2-4 दिन में नहीं चल रहा है, इसका मतलब आपकी या तो एंट्री गलत है या टाइमिंग गलत है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आपको निकल जाना है, देखो मैं बता रहा था कुछ ना कुछ गड़बड़ है, फिर आपको एंट्री का वेट करना है। यहाँ आप लगा के फिर आपको एक एंट्री का वेट करना है। यहाँ दी, बट यहाँ दिक्कत क्या हो गई कि गैप अप हो गया और आपका स्टॉप लॉस बहुत दूर हो जाता। यहाँ इसका कैरेक्टर ही थोड़ा कॉपी हो गया, बट आपको क्या हुआ, आपका पूरा आपको सेक्टर मिल गया है। इस सेक्टर के अंदर आप ट्रेड करते तो हो सकता है उस टाइम बाकी स्टॉक्स जो गंदा काम कर रहे थे या बाकी स्टॉक्स का स्टॉप लॉस हिट होने की प्रोबेबिलिटी थी, उनसे कम आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। लोअर स्लैब आपको दिखाया। ठीक है, अब लोरस दिखा तो आपको जाना है, लोरस सर्च करना है, इसके पीयर ग्रुप चेक करने हैं, सन फार्मा हो गया, डीवीस हो गया। देखो ये भी चल रहा है, बट इसका कैरेक्टर ऐसा नहीं है कि आप इसको ट्रेड कर सकते।
स्टिल मतलब सेम, सन फार्मा भी स्टॉक अच्छा है बट ट्रेडेबल नहीं है। जो फार्मा नेम्स है उनमें बहुत कम स्टॉक्स ऐसे हैं जो ट्रेडेबल है, जो मतलब स्विंग ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। आप स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर सकते फार्मा नेम्स के लिए। फार्मा हो गया, बैंक्स हो गया, इनमें इतना अच्छा मूव नहीं आता। देखो नहीं, पूरा सेक्टर में इतना अच्छा खासा वो नहीं है, तो ट्रेड नहीं करनी थी आप। ठीक है, यही है। आपको आपको देखना है सेक्टर पूरा नहीं चल रहा, ठीक है छोड़ दो, बीईपीएल में ऊपर आ जाओ। ठीक है, यहाँ चला था बट मतलब कोई अच्छा वो नहीं है, इसमें ट्रेड नहीं कर सकते आप। मतलब करना चाहो कर सकते हो बट बहुत अच्छा नाम नहीं है कोई भाई। फिर अडानी आया, अडानी में अगर आप एंट्री लेते तो हो सकता है आप पैसा बनाते, या हो सकता है आपका स्टॉक प्रॉफिट हो जाता। देखो अडानी टोटल गैस यहाँ एक्सप्लोजिव कुछ मूव दिए। तो ऐसे ही बात यह है कि आपने कैसे अपनी जो साइकोलॉजी है या फिलोसफी अपने ट्रेडिंग की वो फाइंड आउट करनी है। वो ऐसे फाइंड आउट करोगे आप कि मैं उस टाइम होता तो मैं कैसे ट्रेड करता। आपको किसी की भी स्ट्रेटेजी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। ठीक है, यहाँ देखो टाटा मोटर्स के अच्छे नंबर आए, टाटा मोटर्स चला। अब आपको क्या करना है, इस टाइम जाकर देखना है कि बाकी स्टॉक्स क्या कर रहे हैं। देखो मारुति भी चल रहा है, महिंद्रा है, महिंद्रा भी चल रहा है। जरूरी नहीं है ये आपको ब्रेकआउट ही दे, ये ट्रेडेबल हो ही, बट आपको ये देखना है कि क्या पूरे सेक्टर के अंदर मनी फ्लो हो रही है या नहीं हो रही। तो उस टाइम काफी छोटा नाम था। देखो अशोक लीलैंड भी चला, तो यहाँ से देखो अशोक लीलैंड मिल जाता आपको। ठीक है, तो ये यही होगा कि आपको एक स्टॉक जो है, आपको स्टॉक बाई करने से पहले ये देखना होगा कि क्या पूरे सेक्टर के अंदर मनी फ्लो हो रही है या नहीं। जब आप टाटा मोटर्स को यहाँ बाई करते तो उससे पहले ये देखते आप कि क्या पूरे सेक्टर के अंदर मनी फ्लो हो रही है। अगर हाँ तो आप इसको बाई करते, मनी फ्लो हो रही है और आप इसको बाई करते, तो फिर आपको ये अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाता। देखो अगर आपकी एंट्री यहाँ कहीं होती, यहाँ होती, अगर आपकी एंट्री यहाँ भी होती है, हालांकि एंट्री बनती है यहाँ पर क्योंकि बिल्कुल नीचे से ऊपर उठ के आया। हमें एंट्री के लिए एक हमें एंट्री के लिए ये लाइन है, रेजिस्टेंस लाइन, तो एंट्री हमें ऐसी कैंडल्स पे नहीं लेनी। इस कैंडल पे एंट्री नहीं ले सकते, हमें कैंडल चाहिए ऐसी, यहाँ थोड़ा थोड़ा सा रेजिस्टेंस करे, टाइम स्पेंड करे यहाँ पर ऐसे, और फिर एक एंट्री पे। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पर आपकी कहीं एंट्री होती है इसके अंदर, या इस वाले दिन एंट्री हो सकती है आपकी, इस दिन। और इसके बाद देखो आप अच्छा खासा मूव आया स्टॉक के अंदर। तो यहाँ देखो प्रोबेबिलिटी जो आपकी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यहाँ आपकी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ जाती है जब आप देखते हो क्या पूरे सेक्टर के अंदर मनी फ्लो कर रही है। देखो एग्जिट दिया नहीं है इसने, अभी 5 EMA के नीचे क्लोजिंग हुई नहीं है, यहाँ पर 5 EMA के नीचे क्लोजिंग हुई। देखो 37% कम। इसके बाद अशोक लीलैंड, इससे आप अशोक लीलैंड लीलैंड की तरफ भी जा सकते हो। देखो अगर यहाँ आप एंट्री लेते हैं तो 25% कम हो, और यहाँ क्लोजिंग पे आप बेचते तो 15% कम हो। वो भी उस मार्केट के अंदर जो मार्केट अभी इतना अच्छा डेवलप नहीं हुआ है। अभी हम 2022 के विनर्स देख रहे हैं, 23-24 के विनर्स जब देखेंगे तो ग्रुप की इंपॉर्टेंस वो आपको और दिखेगी। ऐसे ही आपको पूरी लिस्ट बनानी है कि कैसे जो सेक्टर है, सेक्टर स्पेसिफिक मूव आ रहे हैं। देखो अगर आप उस टाइम देखो तो रेलवे स्टॉक्स बहुत अच्छे चले थे, तो रेलवे में फिर RVNL भी चला था, रेलटेल भी चला था। अ, ये- नहीं वो लिस्ट नहीं हुई थी उस टाइम तक। तो आई होप आपको
जो एजेंडा था वो समझ में आया होगी, कैसे आपको विनर्स को, पास्ट विनर्स को स्टडी करना है। ये 22 के थे, ठीक है। 23 के अगर मैं देखूँ तो देखो, 23 के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमें और आगे जाना होगा। देखो, जब रेलवे के अंदर मूव आए थे, तो अगर मैं हटा दूं तो यहाँ पूरा रेलवे सेक्टर चला था, पूरा A to Z। आरवीएनएल, अब देखो, एक आरवीएनएल को अगर आप ट्रेड करते हैं, उसकी बजाय आप पूरे रेलवे सेक्टर पे अर्निंग आ करते हैं, पूरा रेलवे सेक्टर आपको प्रॉफिट देके जाता। देखो ये भी चला कुछ टाइम बाद, आरवीएनएल लीडर था उस रन का, ठीक है। ये चला, फिर कौन था, आईआरसीटीसी था। देखो आईआरसीटीसी, आईआरसीटीसी यहाँ चला था जब आरवीएनएल भी आई थिंक पीछे, यहाँ 2021 के बाद ये जो मूव आया था, इसके अंदर आईआरसीटीसी ने अच्छा पैसा बना दिया था। देखो इसके अंदर अगर आप देखो मल्टीपल एंट्री, पहली एंट्री पे क्या होता, स्टॉप लॉस होता, ये पहली एंट्री थी, स्टॉप लॉस होता। दूसरी एंट्री 35% देके जाती है आपको, ठीक है। तीसरी एंट्री आपको 18% देके जाती है यहाँ से यहाँ। चौथी एंट्री आपको 30% देके जाती है। देखो अब मैं क्यों कहता हूँ कि आपको अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी स्ट्रेटेजी आपको बनानी है। मैं इसमें 4 एंट्री लेता, इस मूव के अंदर मैं पूरी 4 एंट्री लेता, क्योंकि मैं 5 EMA को फॉलो कर रहा हूँ। बट जो 10 EMA को फॉलो कर रहा है ना, 10 EMA को फॉलो कर रहा है, वो एक ही एंट्री में 78% का प्रॉफिट लेके जाता है। एक ही एंट्री के अंदर अगर वो 10 EMA को फॉलो कर रहा है, मैं 5 EMA को फॉलो करता हूँ तो मेरी 4 एंट्री हुई। 70% बाई जस्ट वन स्टॉक। मतलब मेरी कैपिटल जो है, मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए है, तो मुझे 17,000 रुपये सिर्फ एक स्टॉक देके चला जाता। 17% आपके पोर्टफोलियो का सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉक देके जाता आपको, सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉक। आप समझो इस चीज को, 17% ऑफ आपका पोर्टफोलियो, सिर्फ एक स्टॉक आपको इतना प्रॉफिट दे देता है, वो भी कितने टाइम में, सिर्फ 1.5 महीने के अंदर, सिर्फ 1.5 2 महीने के अंदर आपको एक स्टॉक 17% कैपिटल बना के देता है आपके पोर्टफोलियो की। ये तो होगी एक स्टॉक की बात। अब देखो एक सेक्टर आपको कितना पैसा बना के दे सकता है। आप इसमें भी आते हैं, देखो इसमें भी आप एंट्री करते हैं, क्योंकि सेक्टर में आप देखते, आपने आरवीएनएल देखा, आप क्या करते, आरवीएनएल थीम मार्केट में पता लग जाती है कि कौन सी थीम चल रही है, ठीक है। आरवीएनएल देखते, पीयर्स में जाते, ठीक है। आरवीएनएल की पीयर में तो नहीं है, लेकिन उस टाइम रेलवे एज ए थीम थी, रेलवे एज ए थीम, समझ रहे हो आप, रेलवे एज ए थीम थी। यहाँ पर आप देखो एंट्री करते, इसमें भी देखो 2 3 एंट्री होती। एक एंट्री हो सकता है यहाँ होती, ठीक है। अगर आप यहाँ कहीं एंटर करते, ठीक है, इस कैंडल पे कर लेते हैं एंटर, तो आप यहाँ यहाँ निकलते हैं 48% का प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ आप एंटर करते हैं तो यहाँ निकलते हैं आप यहाँ पर 33% का प्रॉफिट। ये वो है जो 5 EMA को अगर आप फॉलो कर रहे हो, अगर आप 5 EMA को फॉलो कर रहे हो तो। बट जो 10 EMA को फॉलो कर रहा है, वो हो सकता है और बैठा रहता, यहाँ 10 EMA वाला निकलता, 20 वाला हो सकता है और प्रॉफिट लेके जाता, नहीं 20 वाला भी यहाँ निकल जाता। बट अगर आप देखो तो 5 EMA को भी अगर आप फॉलो कर रहे हो, फिर यहाँ भी आपने एंट्री ली होती, तो 33% और 20% की पोजिशन साइजिंग आप बनाते हैं, इसमें फुल पोजिशन साइजिंग लेके जाते हैं आप, तो 6 7% के आसपास आपका पूरे पोर्टफोलियो वो ये एक स्टॉक जो है वो ग्रो करता है। और उसके बाद हो सकता है इसमें फिर भी एंट्री दी हो, देखो उसके बाद भी एंट्री आएगी इनमें। आईआरएफसी, इरकॉन, सिर्फ रेलवे सेक्टर की अगर हम बात करें तो 17% आपको वो दे गया, आरवीएनएल ने 17% दिया आपको, 6% आईआरएफसी ने दिया। इरकॉन भी अगर आप यहाँ बाई करते हो, तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो आपको इरकॉन यहाँ से यहाँ देके जाता, हालांकि इसको छोड़ देते हैं।
ठीक है, तो ऐसे एक सेक्टर आपको 25% के आसपास आपकी कैपिटल, 25% आपकी कैपिटल आपका अकाउंट ग्रो होता सिर्फ एक सेक्टर से। ये होती है इंपोर्टेंस ऑफ द सेक्टर। इसी टाइम में अगर हम देखें तो डिफेंस नेम जब चले गए, ठीक है, डिफेंस नेम। देखो जेनटेक चला, जीआरएससी भी उसी टाइम चलेगा। देखो जीआरएससी भी चला, कोचिन भी चला होगा, ठीक है, कोचिन भी चला, मैजिडोक भी चला होगा। देखो कैसे, ये है इंपॉर्टेंस ऑफ द सेक्टर। बीडीएल भी चला, ठीक है, रेलवे में उस टाइम रेलटेल भी चला, हमने रेलटेल मिस कर दिया। ठीक है, उसके बाद भी आरबीएनएल ने मूव दिया होगा, दिया है मतलब। देखो हमने ये देखा, उसके बाद भी देखो कितना हमने सिर्फ यहाँ देखा, इस फेज के अंदर आपके पोर्टफोलियो को 17% पुश किया सिर्फ एक स्टॉक में। उसके बाद देखो 89% का मूव, 42% का मूव, 63% का मूव। तो जब आप ऐसे स्टडी करोगे पास्ट विनर्स को तो आपको समझ में आएगा। देखो 43%, 82%, 26%, 85% का मूव। तो आपको समझ में आएगा कि कैसे सेक्टर की क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है मार्केट के अंदर। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ आपको कि सेक्टर किसी भी चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप राइट सेक्टर के अंदर हो तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉप लॉस हिट होने की है वो भी कम होगी, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग भी ज्यादा होगी, आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो भी ज्यादा होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या पर्पज है। एक तो हमने सीखा आज कि कैसे आपको अपनी एनालिसिस करनी है, डू योर ओन रिसर्च, ठीक है। रिसर्च कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दिया। ये लिस्ट मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ, निफ्टी के टॉप 1000 स्टॉक्स की। आपको कुछ नहीं करना, आपने लिस्ट को चलाना है, ठीक है। न्यू पेन के अंदर यहाँ से जाकर आपको न्यू पेन के अंदर स्मॉल कैप इंडेक्स को न्यू पेन करना है, और यहाँ से आपको देखना है कि उस टाइम मार्केट क्या कर रहा था और स्टॉक्स क्या कर रहे थे। वहां से आपको हर ईयर के आपके विनर्स निकल के आ जाएंगे। फिर उन विनर्स से आपको जाना है सेक्टर, ठीक है, डू योर ओन रिसर्च। रिसर्च में क्या होगा, जब आप अपने रिसर्च करोगे तो आपको स्टॉक्स मिलेंगे, स्टॉक्स आपको लेके जाएंगे सेक्टर की तरफ, ठीक है। सेक्टर के बाद आपको देखना है कि कैरेक्टर ऑफ द स्टॉक कैसा है। और फिर आप देखोगे कि आप जब स्टॉक ऐसे चूज करने लगोगे, कैरेक्टर मतलब स्टॉक को देखोगे, सेक्टर को देखोगे और स्टॉक के कैरेक्टर को, फिर आप देखना आपकी ट्रेडिंग कितनी ज्यादा इंप्रूव। तो कैसे पास्ट विनर्स को पढ़ना है, हमने ये देखा आज कि कैसे हमें ऐसे स्टडी करनी है। अगर आप किसी की भी रैंडम लिस्ट जो मैंने शेयर कर रखी है या बहुत सारे लोगों को मिल जाएगी, बहुत सारे लोग ऐसे ही कहेंगे आपको, आपको लिस्ट दे देंगे, आपको आपको ये कह देंगे कि आपको जैसे मान लीजिए FY 23 कि आप इनको स्टडी करो। इनको स्टडी करने से आपको ये नहीं पता लगेगा कि पूरे सेक्टर के अंदर पैसा फ्लो हो रहा था या एक ही स्टॉक के अंदर पैसा फ्लो हो रहा था। देखो यहाँ इस टाइम अगर आप देखो तो पूरे जो PSU बैंक है वो चल रहे थे। देखो हार्ड एंट्री मिलेगी आपको, हार्ड एंट्री का मतलब है ऐसी एंट्री कि आपको लगेगा कि यार स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए। सेक्टर होल्ड था, डोंट वेट फॉर परफेक्ट एंट्री व्हेन होल सेक्टर इज ऑन फायर। यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, इस टाइम पूरा सेक्टर चल रहा है। जब पूरा सेक्टर चलता है तो आपको एक्सप्लोसिव मूव मिलते हैं। देखो वॉल्यूम, थीम, वॉल्यूम, पूरा सेक्टर चलता हुआ मिलेगा आपको।
देखो महाराष्ट्र बैंक। देखो उसके बाद इंडियन ओवरसीज बैंक, सब सब चलेंगे। पूरा सेक्टर जब मूव करता है तो आपको मार्केट में यही देखना है कि कब पूरा सेक्टर मूव कर रहा है। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक, महाराष्ट्र बैंक, सब कुछ एक साथ आपको चलने को देखो। जब आप किस देखो, अगर आप FY 23 की लिस्ट ऐसे किसी की निकाल लोगे तो आपको थोड़े से स्टॉक मिलेंगे, लेकिन जब आप अपना रिसर्च करोगे तो आपको काफी स्टॉक मिलेंगे। आपको ये पता लगेगा कि कैसे पूरा सेक्टर जो है वो एक साथ काम करता है। पूरा सेक्टर के अंदर कैसे मनी फ्लो होती है, देखो कर्नाटक में। ठीक है, रेलवे फिर चला, रेलवे के अंदर फिर आई आर डी चला। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्टर क्या है, क्यों सेक्टर इतना इम्पोर्टेंट है। अपनी में कुछ अभी लास्ट कुछ ट्रेड्स की अगर बात करूं तो उनसे भी आपको पता चल जाएगा। देखो अभी कौन सा सेक्टर जो है वो हॉट सेक्टर है, वो है पावर। पावर हो गया, या डाटा सेंटर से रिलेटेड, AI से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ मैंने पावर स्टॉक्स को उठाया, क्वालिटी पावर उठाया, इसने मेरे को 50% का मूव दिया। जी वर्नावा उठाया, इसने मेरे को यहाँ एंट्री दी थी, और यहाँ मैंने इसको बेचा था, 17% का मूव दिया। इसके बाद नेशनल एल्यूमिनियम अर्ली एंट्री की, मैं यहाँ निकल गया था। उसके बाद KRN, देखो मैंने एंट्री की थी, नहीं ली मैंने, कर्नाटका बैंक की भी एंट्री ली थी, बट वो नहीं चला। क्यों? क्योंकि सेक्टर नहीं चल रहा। मैंने क्यू पावर में एंट्री ली, पैसा बना, क्योंकि सेक्टर चल रहा है। ठीक है, जी वर्नोवा में एंट्री ली, पैसा बना, सेक्टर चल रहा है। KRM के अंदर एंट्री ली, पैसा बना, क्यों? क्योंकि डाटा सेंटर से रिलेटेड है, AI कूलिंग से रिलेटेड है। उसके बाद गैलेंट में पैसा बना, क्यों? क्योंकि मेटल एज ए थीम चल रही थी। ठीक है, मेटल एज ए थीम चल रही थी, अगर आप देखो तो मेटल एज ए थीम चल रही है। देखो ये देखो, स्टील में टाटा स्टील देख लो, आई थिंक, मतलब प्योर स्टील नेम्स नहीं, बट तो स्टील में कुछ कुछ जिनका काम है, छोटे स्टोक्स हैं। जैसे अगर मैं आपको यहाँ भी दिखाऊँ तो मेटल में देखो सन फ्लैग, देखो ये ऐसे, तो मेटल चल रहे थे। तो मेरा पैसा गैलेंट के अंदर बना। उसके बाद कृष्णा फॉस्फेट लिया, देखो यहाँ लिया था, पैसा बना, लेकिन अच्छा पैसा नहीं बना, क्यों? क्योंकि पूरा सेक्टर नहीं चल रहा। उसके बाद नेटवेव लिया, नेटवेव के अंदर यहाँ से लिया तो देखो पैसा बना, क्यों? नेटवेव किससे रिलेटेड है? डाटा सेंटर से। तो देखो पैसा जो बन रहा है वो मेरा दो ही सेक्टर से बना है, डाटा सेंटर रिलेटेड। ठीक है, और उसके बाद अपना पावर, पावर रिलेटेड, दो ही सेक्टर के अंदर जो स्टॉक थे उन्हीं से पैसा बना। ठीक है, उसके बाद डिफेंस चलने लगा था, लेकिन डिफेंस के अंदर पैसा बना इसमें, लेकिन अच्छा पैसा नहीं बना। यहाँ एंट्री हुई, सिर्फ 5-10% बना, लेकिन जब इनमें पैसा बना तो कितना बना? 50%। इसमें 17%। KRN ने कितना दिया मुझे? देखो ये एंट्री थी मेरी, KRN, और मैंने यहाँ बेचा 27%। उसके बाद नेटवेब ने कितना दिया? ठीक है, यहाँ थी एंट्री, और यहाँ बेचा मैंने, यहाँ पर 7-8%। इसका रिजल्ट आने लग गया था फिर उसके बाद, इसलिए बेचना पड़ा। बट देखो, जब आप सेक्टर सही पकड़ोगे तो आपको पैसा अच्छा मिलेगा। उसके बाद देखो एस्ट्रल, अवंती फीड, देखो अवंती बाई किया, पैसा नहीं बना, क्यों? क्योंकि सेक्टर नहीं चल रहा था। ठीक है, उसके बाद हिंदुस्तान जिंक बेचना पड़ा, यहाँ यहाँ कहीं लिया था, बट ये नहीं चला। उसके बाद पैसा कहीं बना ही नहीं, किसी भी स्टॉक में पैसा नहीं बना। लोरस लैब में पैसा बना था। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको आइडिया होगा कि अभी जो हेल्थ केयर एज ए थीम चलने लग गया, उसके बाद कहीं पैसा नहीं बना। देखो कोचिन में यहाँ एंट्री लीजिए, स्टॉप लॉस हिट हो गया है, वो बना ही नहीं पैसा किसी के अंदर। एंजल वन अभी कल कल परसों लिया था, वो चल रहा है अभी, क्योंकि कैपिटल मार्केट एज ए थीम चल रही है, देखो जैसे BSC हो गया। तो सेक्टर जहाँ होगा, थीम जहाँ होगी, आपको दो तीन चीजें देखनी है, थीम 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 थीम, सेक्टर और वॉल्यूम। इसके अलावा कुछ नहीं देखना। अभी एमटार ले रखा है मैंने। ठीक है, एमटार क्यों? क्योंकि डिफेंस में सिर्फ एमटार चल रहा है। एमटार भी आई थिंक ड्रोन वगैरह से रिलेटेड कुछ चीज कहा है। आइडिया फोर्ज में अच्छा हुआ आया था, बट चला नहीं। ठीक है, तो ऐसे आपको देखना पड़ेगा कि पूरी थीम, पूरा सेक्टर
या किसी की प्रॉक्सी, जैसे एआई की प्रॉक्सी चल रही है, डाटा सेंटर की प्रॉक्सी चल रही है, देखो केबल केबल एंड वायर सेगमेंट अभी चल रहा है, क्यों? क्योंकि पावर से रिलेटेड है, डाटा सेंटर से रिलेटेड है। कैपिटल मार्केट, एनर्जी, डिफेंस, वायर्स, वायर्स के अंदर देखो, इनके अंदर अच्छा मूव आया, यूनिवर्सल केबल, पॉलीकैब। ठीक है, फार्मा के अंदर मूव आया, बट लोरस लैब ने ही क्लीन मूव दिया, बाकी लोग, बाकी जो स्टॉक्स हैं उन्होंने क्लीन मूव नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद लोएड ग्रुप जो है, उसके अंदर भी अगर आप देखो तो अभी फिर से मूव आने लगा। देखो लोएड ग्रुप चलेगा, अभी लोएड के अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है, देखो कुछ न्यूज आएगी या कुछ होगा, ये नहीं पता, बट लोएड ग्रुप पूरा चल रहा है। ये देखो थोड़ा नीचे आ गया, बट वही है, आपको देखना पड़ेगा कि क्या इम्पोर्टेंट है। आपको अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो एक बार रिडिफाइन करनी पड़ेगी। वो कैसे रिडिफाइन होगी? जब आप प्रीवियस विनर्स को पढ़ोगे, प्रीवियस विनर्स को पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे, क्या आप मतलब आप 5 EMA को लेके चल सकते हो, 10, 20, 50, या आपको समझ में आएगी कि कैसे जब पैसा फ्लो होता है तो पूरे पूरे सेक्टर के अंदर पैसा फ्लो होता है। एक ब्रेकआउट स्टॉक वो हो जो सिर्फ अकेला चल रहा हो, उसका सेक्टर का साथ ना हो, उसमें आपको एंट्री नहीं लेनी। बट इसमें एंट्री लेनी है जब पूरा सेक्टर चल रहा है, तो वहाँ आपको एक्स्ट्रा कुछ मिलता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा सेक्टर की इंपॉर्टेंस, की कैसे पूरा पूरा सेक्टर एक बार मूव करता है तो पैसे बनते हैं। देखो इस यहाँ पर डिफेंस चला था। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको देखा हूँ यहाँ, उस टाइम आप कोई भी स्टॉक बाय करते, उस टाइम आप कोई भी रैंडम स्टॉक बाय करते, आपका पैसा नहीं बनता। लेकिन उस टाइम अगर आपने डिफेंस बाय किया होता तो आपका पैसा बनता। ठीक है, डिफेंस के अंदर अगर आपने उस टाइम बाइंग किया तो देखो आपका पैसा बनता। पारस में बना, एस्ट्रा माइक्रो में बना, देखो डाटा पैड में बना। चांसेस होते हैं पैसा बनता, और चांसेस आपके ज्यादा होते हैं, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। देखो 70 80% कम वो GRS ने दिया। वो चीन ने भी देखो 36% का है, 24% का है। HAL ने भी नहीं दिया, देखो HAL का भी नहीं था। उसके बाद सोलार, मिधानी, अपोलो माइक्रो, अपोलो माइक्रो ने तो बहुत अच्छा मूव दिया था उस टाइम। देखो इसके बाद फिर ये मूव देगा 62% का। तो ये होती है पावर ऑफ सेक्टर। आपने देखना है कि कौन सा सेक्टर चल रहा है। इसके बाद अभी कोई सेक्टर नहीं चला। यहाँ देखो, यहाँ डिफेंस चला था, उसके बाद कुछ नहीं चला। कोई एक सेक्टर निकल के नहीं आया यहाँ, फिर पावर सेक्टर निकल के आया था, जहाँ KRN, पावर और मेटल नेम्स, पावर मेटल फाइनेंशियल मार्केट नेम्स यहाँ चले। उसके बाद देखो ये जो मूव था, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, कोई एक सेक्टर इमर्ज करके नहीं आया। इससे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ PSU बैंक चले गए, PSU बैंक। ठीक है, उसके बाद इससे पहले रेलवे यहाँ चले, डिफेंस चला, रेलवे चला, PSU रैली आई, यहाँ डिफेंस की रैली आई है। उसके बाद यहाँ केमिकल नेम्स चले, यहाँ स्टील की रैली आई, स्टील स्टील अडानी। तो ऐसे होता है, पूरे सेक्टर चलते हैं, टीम चलती है, ग्रुप चलता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा आप जब आप स्टॉक बाय करो। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। और 2 ही लोग बचे हैं, कोई नहीं। आप हैंड रेज करके मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, अगर आपके कुछ क्वेश्चन है आप पूछो तो, या चैट में अगर आप लिखो तो आप पूछ सकते हो। तो वही तो मैंने बताया कि कौन सा सेक्टर चल रहा है ये आपको, जैसे अभी देखो, अभी मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि अभी क्या चल रहा है, अभी स्कैन करके मैं दिखाता हूँ आपको। तो देखो जैसे अभी ये जो स्टॉक्स है वो मेरी लिस्ट के अंदर है, जो ठीक लग रही है मुझे, तो इनमें मैं क्या देखूंगा, मान लो मैं यहाँ से देखता हूँ HFCL।
HFCL अच्छा मूव किया, अब मैं जाऊंगा HFCL से करूंगा यार। HFCL टोक ही आपको सेक्टर की तरफ लेके जाएगा। क्या है ये? टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इनेबलर एक्टिव, ये कहीं ना कहीं क्या काम करता है? ऑप्टिकल फायर केबल। ठीक है। आपने ब्रॉड थीम आपको क्या मिल गई? ऑप्टिकल फायर केबल। ये किस में काम आती है? डाटा सेंटर। डाटा सेंटर रिलेटेड टू एआई। आपको यहाँ थीम समझ में आ जानी चाहिए कि एआई की थीम के अंदर डाटा सेंटर आता है, डाटा सेंटर के अंदर ऑप्टिकल फायर केबल है, फाइबर केबल है। नीचे आप देखोगे तो एक स्ट्रोक है STL टैग। STL टैग जो मैंने लिया था और मैंने बेच दिया था। अभी देखो आपको पता लगेगा थीम का। देखो थीम चल रही है कि नहीं। यहाँ मैंने एंट्री की थी 187 के ऊपर, बट मैंने अगले दिन बेच दिया था क्योंकि यहाँ पर मार्केट मैच्योर नहीं हुआ था। बट ये देखो 140% कम हो। ठीक है। इसके अगर आप देखोगे, ये छोटी कंपनी है देखो, 4,000 करोड़ 3,000 करोड़, इनमें आपको इतना आइडिया नहीं लगेगा। इंडस टावर अगर आप देखो, इंडस, नहीं इसमें पैसा फ्लो नहीं हो रहा। तो HFCL जो है फाइबर केबल बनाती है। क्या फाइबर केबल सिर्फ, मतलब एक होता है कि सिर्फ फाइबर केबल बनाने वाली कंपनी, एक होता है वायर एंड केबल वाली कंपनी भी फाइबर केबल बना सकती है ना। हमने रिसर्च की नहीं है, हमें मोटा मोटा ये बताया कि यार फाइबर केबल का नाम जहाँ आ रहा है ना वो स्टॉक चल रहे हैं। ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर केबल, तो एक बार केबल वाले स्टॉक्स भी देख ले। तो अगर हम फिर नीचे जाएंगे वायर्स एंड केबल्स देखेंगे तो उनमें कैसा फ्लो हो रहा है। तो यहाँ हमें क्या आइडिया लगेगा कि एक जो पूरी थीम है वो है एआई की। ठीक है। एआई की थीम के अंदर एक चीज आती है डाटा सेंटर। ठीक है। डाटा सेंटर के अंदर आता है केबल, या डाटा सेंटर के अंदर थीम आएगी पावर की। ठीक है। पावर की। पावर जब ट्रांसमिशन करोगे तो आपको वायर्स चाहिए। ठीक है। तो वायर्स एंड केबल्स की नीड हो गई। डाटा सेंटर के अंदर क्या होता है? जो इंफॉर्मेशन है वो फ्लो होगी, वो किससे फ्लो होगी? फाइबर केबल से। तो ऐसे थीम आपकी निकल के आएंगी। ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे तो HFCL पार्ट है डाटा सेंटर की थीम का, पार्ट है एआई की थीम का चल रहा है। इसका ही भाई है STL टैग। ठीक है। ये चला। इसका ही तेजस नेटवर्क और है। ठीक है। तेजस नेटवर्क ये भी ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाता है। देखो एक्सप्लोसिव मूव आ रहा है, स्टेल नहीं कर रहा, मूव आ रहा है, इसका मतलब पैसा फ्लो हो रहा है। ठीक है। टाटा कम्युनिकेशन। हाँ, आपको ये देखना पड़ेगा कि अभी थीम क्या चल रही है। अभी पूरे मार्केट में आपको थोड़ा बहुत फंडामेंटल भी रिसर्च करनी होगी, आपको सुनना होगा वो लोग जो फंडामेंटल का काम करते हैं। आपको कुछ नहीं करना। SOIC जो, जैसे एक, उसको फॉलो कर लो आप, ट्विटर पे जाके SOIC, एक आपको मिल जाएगा चैनल SOIC। SOIC आप रिसर्च कर लेना। SOIC की का जो चैनल है आप उसको फॉलो कर लो, उसकी वीडियोज आप देख लो। ठीक है। वहां से आपको पता लग जाएगा ब्रॉड थीम का कि मार्केट के अंदर क्या ब्रॉड थीम चल रही है। एआई डाटा सेंटर हो गया या और भी कुछ हो गया, तो वो आपको थीम का आइडिया हो जाएगा। हाँ, मैं टेलीग्राम पे भी बताता रहता हूँ, बट आपको वही तो बात है, डिपेंड नहीं होना है। मैं ये तो चाहता हूँ, आप डिपेंड अगर हो जाओगे तो फिर क्या ही फायदा है। आपको अपनी रिसर्च करनी होगी। जब तक आप अपनी अपनी जो पहला थॉट होता है वो आपका अपना नहीं होगा, वो किसी दूसरे का होगा ना। किसी दूसरे के थॉट पे अगर आप काम करोगे तो फिर डिपेंड हो जाओगे आप। अपने डिसीजन आप नहीं ले पाओगे ना। आपको अपना थॉट डेवलप करना है। एक ही चैनल बता रहा हूँ मैं आपको, SOIC फॉलो कर लेना, उसकी वीडियोज आप देख लेना यूट्यूब पे। वो रेगुलर वीडियो डालते हैं, क्या थीम है, क्या चल रहा है अभी, क्या नहीं चल रहा, कौन सी सेक्टर में अर्निंग अच्छी आ रही है, वो सब बताते हैं। तो उनसे आपको आइडिया लग जाएगा। टाटा कम्युनिकेशन है, टाटा कम्युनिकेशन भी उसी थीम के अंदर है। कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है। कम्युनिकेशन में वायर्स की या फाइबर केबल की नीड होती है। तो ऐसे आपको आइडिया लग जाएगा थीम्स का। ठीक है। अभी देखो टाटा कम्युनिकेशन के बाद आइडिया, वोडाफोन आइडिया में देखो कुछ ना कुछ हो रहा है। तो ऐसे आपको थीम्स का आइडिया लगता है। हाँ, सिल्वर टच में दिक्कत ये है कि उसमें लिक्विडिटी नहीं है। उसमें इतनी लिक्विडिटी नहीं है। देखो ये बहुत छोटा नाम है। लिक्विडिटी अगर आप देखो तो वॉल्यूम कितनी है, देखो यहाँ देखो आप, एवरेज वॉल्यूम है 4 4 करोड़। 4 करोड़ की वॉल्यूम को कोई भी बंदा हिला सकता है स्टॉक को। दिक्कत ये है भाई, एक तो 100 करोड़ की लिक्विडिटी का स्टॉक है जैसे आइडिया है।
इसकी लिक्विडिटी कितनी है? एवरेज वॉल्यूम है 670 करोड़। इसको कोई एक इंसान आके ऊपर नीचे नहीं कर सकता, लेकिन 4 करोड़ की लिक्विडिटी वाले स्टॉक को कोई भी इंसान आके, बजाज कंज्यूमर, हाँ बजाज कंज्यूमर मैंने एंट्री ली थी, बजाज कंज्यूमर। बजाज कंज्यूमर अच्छा है, बट अभी मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मार्केट जो है, मुझे नहीं लग रहा, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि मार्केट वेट कर रहा है किसी न्यूज का। बजाज कंज्यूमर मैंने लिया था, मैंने पैसा भी बनाया इसमें। देखो कहाँ लिया था मैंने, यहाँ लिया था। बजाज कंज्यूमर को मैंने यहाँ लिया था, और आई थिंक यहाँ बेचा था कहीं पे। क्योंकि इसमें दिक्कत ये, अच्छा तो है ये, बट ये पूरा थीम नहीं चल रही इसकी। ठीक है, ये मैंने लिया था जब नेस्ले के अंदर मूव आया था। ठीक है, ये देखो, ये नेस्ले में मूव आया था तब मैंने बजाज कंज्यूमर लिया था, कि कहीं ना कहीं हो सकता है एफएमसीजी एज ए थीम चलने लग रहा है। बट इसमें ना तो इतनी अच्छी वॉल्यूम आ रही है, देखो नीचे वॉल्यूम नहीं दिख रही आपको, यहाँ एक अच्छी वॉल्यूम आई, बट यहाँ देखो वॉल्यूम नहीं है। इसलिए मैंने नहीं लिया, यहाँ लिया था, फिर मैंने यहाँ निकाल दिया, क्योंकि पूरा सेक्टर फ्लो, सेक्टर के अंदर पैसा फ्लो हो रहा है, तो ये भी मेरी लिस्ट में है। देखोगे एचएफसीएल है, बजाज कंज्यूमर है, मतलब अगर थीम पूरे सेक्टर के अंदर पैसा आ रहा होता तो ये बिल्कुल आज बाई करने लायक था। ये भी एक स्टॉक देखो बाई करने लायक है, मेटल के स्टॉक चल रहे हैं, और ये देखो 43% के मूव के बाद एक ये फ्लैग पैटर्न से बना रखा है। और कोई क्वेश्चन आपके? हाँ हाँ, आपको प्रैक्टिस करनी है, मैंने लिस्ट शेयर कर दी है आपको। देखो फिर स्टेप बता देता हूँ मैं आपको, ये लिस्ट आपको निकालनी है। ठीक है, आपने लगा लिया स्टॉक। अब आपने जाना है यहाँ पर, यहाँ पर आपने ये लगा लेना है स्मॉल कैप 100 को न्यू पेन में, ताकि आपको पता रहे कि ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था तो मार्केट क्या कर रहा था। ऐसा ना हो कि मार्केट तो उस टाइम बहुत खराब हो और स्टॉक स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा हो, और फिर आप इसको लिख दो कि हाँ ये स्टॉक तो अच्छा था, बाई करने लायक था। लाइक देखो जो एसपीएल टैग था, एसपीएल टैग स्टॉक अच्छा था देखो, एसपीएल टैग। देखो मैं, बट 6 अप्रैल को अगर आप देखो तो दिक्कत क्या हो गई थी मेरे साथ। 6 अप्रैल को निफ्टी जो ना, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, ओवरऑल मार्केट ने कोई साइन नहीं दिया था कि यहाँ से मार्केट चलेगा। देखो 6 अप्रैल यहाँ है, देखो यहाँ है, मैंने एंट्री ली थी 6 अप्रैल को, लेकिन 6 अप्रैल को मार्केट ने साइन नहीं दिया था। यहाँ यहाँ का जो एनवायरनमेंट था वो अ, ये देखो यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा था, जब स्मॉल कैप अपने लो के आसपास घूम रहा था, तो यहाँ एंट्री, यहाँ मैंने एंट्री तो ले ली, लेकिन उसके बाद मुझे कन्विक्शन नहीं आया। दिक्कत ये होती है, अगर अब मैं जब स्टॉक को रिसर्च करूंगा, मान लो तो मेरी रिसर्च में अगर मैंने स्टॉक में यहाँ एंट्री ले ली और मैं सोच रहा हूँ कि हाँ मैंने स्टॉक को पूरा राइड कर लिया, तो वो तो गलत होगा ना, क्योंकि इस टाइम मार्केट खराब था, तो हो सकता है इस स्टॉक में आप एंट्री नहीं लेते। समझ रहे हो? अगर आप ऐसे ट्रेड करने, आप अपने एक्सपेक्टेशन बना लोगे कि यार मैं तो यहाँ एंट्री ले लेता, यहाँ एग्जिट ले लेता, इतना पैसा बन जाएगा, नहीं, आपको मार्केट को भी देखना पड़ेगा ना। अगर यही जो स्टॉक है ब्रेकआउट यहाँ करता तो मैं इसको रखता, और देखो इतना अच्छा मूव दिया इसने, बहुत अच्छा मूव दिया इसने, बिल्कुल लीनियर मूव, रुक ही नहीं रहा ये तो अभी तक। ठीक है, तो ये आपको देखना होगा, फिर यहाँ से आपको रिसर्च करनी होगी कि क्या स्टॉक चला, कैसे चले, कौन से सेक्टर चले, सेक्टर के अंदर मनी फ्लो हुई या नहीं हुई, तो उससे आपको फिर आइडिया लगेगा कि हाँ अब हमें आगे क्या करना है, कैसे। जैसे अभी मेरे पास स्टॉक है काफी, सब एक एक लिस्ट है सबकी। देखो यहाँ पर जो स्टॉक मिलेंगे आपको, देखो आइडिया है, आइडिया इज रिलेटेड टू, एक स्टॉक कहीं भी ऐड नहीं कर रखा मैंने, आइडिया है, आइडिया के साथ टाटा कम्युनिकेशन है। ठीक है, हो सकता है आइडिया वायर एंड केबल के अंदर कुछ ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाने की चाह रहा हो, कुछ ना कुछ इसका
रिलेटेड है, टाटा कम्युनिकेशन। एमटार है तो एमटार के साथ डिफेंस के और नेम्स भी, अपोलो है, मिधानी है, ठीक है। केबल है, केबल के साथ आर आर केबल भी है, ठीक है। एनर्जी के हैं, एनर्जी के देखो ये है, एनर्जी के अडानी एनर्जी हो गया, ये नेम्स भी है। फिर उसके बाद जीवीटी है, पावर, पावर मैक इंडिया है। तो सिर्फ एक नाम नहीं मिलेगा आपको, सेक्टर ही मिलेगा पूरा। देखो डिफेंस में फिर एक्विस है, वायर्स एंड केबल्स के अंदर ये नेम्स दिख जाएंगे आपको, फार्मा का एक सेक्टर दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर कुछ नेम्स आपको दिख जाएंगे, केमिकल्स के नेम जो अभी धीरे धीरे चलना शुरू हो गए, जैसे दीपक फर्टिलाइजर हो गया, एफसीएल हो गया, ठीक है। तो आपको सेक्टर वाइज स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, बंद करें अभी, आप क्वेश्चन हैं तो पूछ सकते हो आप। ठीक है, तो बंद करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने अभी तक इतने देर तक सुना, 1.5 घंटे हो गए। तो बस यही है कि अगर आपको सच में ही मार्केट में काम करना है, फुल टाइम करना है, तो पैसा बनता है, पैसा बहुत बनता है। सिर्फ और सिर्फ इस फेज के अंदर, इस फेज के अंदर मैंने सिर्फ इन स्टॉक्स को इन नेम्स को ट्रेड करके जो मेरी ओवरऑल कैपिटल उसका 10% गेन किया। लेकिन जो डिप्लॉयड कैपिटल थी, जैसे मान लो मेरे पास लाख रुपए, लेकिन मैंने 50,000 ही लगा रखे थे, 50,000 लगा के मैंने 20-25% उस 50,000 का बना लिया था। तो पैसे नहीं हुआ है। तो अगर आप ओवरऑल देखो तो शुरू कहाँ हुआ है, मार्केट चलना शुरू तो जब होगा जब 20,000 के ऊपर स्मॉल कैप इंडेक्स जाएगा, लेकिन मैं 10% प्लस बैठा हूँ। तो मार्केट पैसा बहुत देगा आपको, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, पर दूसरे की रिसर्च का भरोसा करोगे तो फिर आपका काम जो है वो नहीं चलेगा। आपको खुद की इंडिविजुअल रिसर्च करनी पड़ेगी, अपनी अपना अपना स्टाइल देखना पड़ेगा कि मेरा स्टाइल क्या है। मैं चीज मतलब स्टॉक्स को लेकर लंबे टाइम तक बैठ सकता हूँ या छोटे टाइम तक ही बैठ सकता हूँ। तो वो सब चीजें आपको जब अपनी रिसर्च करोगे ना अपनी खुद की, तो आपको पता लगेगा। तो आप फिर ये है कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होगे, लंबे टाइम तक आप मार्केट में रहोगे। ऐसा ना हो कल को मैं चला जाऊँ फिर आप ये करोगे भाई अब मैं क्या करूँ। तो ये रिसर्च, इसके अलावा कुछ नहीं है, स्टडिंग पास्ट विनर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप किसी की बुक पढ़ लो, कुछ भी कर लो, इससे ज्यादा नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो ये मैंने तरीके से मैंने आपको लाइक माइन बता दिया है, गोल्ड माइन। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं आपको गोल्ड ला के दे दूंगा, मैंने बता दिया कि यहाँ पर है, यहाँ आपको फाइंड आउट करना है, वहां से वो आपको खोद के जो निकालना है वो आपको खुद करना है। तो अगेन थैंक यू सो मच, आपने 1.5 घंटे सुना मुझे। और देखते हैं रिकॉर्डिंग अगर हो जाती है तो मैं शेयर कर दूंगा चैनल पे। ओके, थैंक यू।